पिछले हफ्ते 4% दौड़ने के बाद निफ्टी में आज कमजोरी। निफ्टी 100 अंक से ज्यादा फिसल कर 16,600 के स्तर पर। रिलायंस, कोटक महिंद्रा बैंक और इन्फोसिस ने बनाया दबाव। निफ्टी बैंक शिखर से लगभग 500 अंक फिसला, लेकिन फिलहाल 36,600 के स्तर पर। मिड कैप में भी सुस्ती कायम। मेटल और आईटी को छोड़कर सभी सेक्टर्स में कमजोरी का रुझान। 1.5% से ज्यादा फिसला निफ्टी ऑटो इंडेक्स। 2% से ज्यादा फिसले मारुति और आयशर मोटर्स। केमिकल शेयरों में जोरदार तेजी। आज अच्छे नतीजों के बाद नवीन फ्लोरिन में सबसे ज्यादा मजबूती एफएनओ का बना टॉप गेनर। एसआरएफ में भी करीब 4% का उछाल। दीपक नाइट्राइट में भी आज तेजी कायम। जोमैटो लाइफ टाइम लोज पर। प्री आईपीओ शेयरहोल्डर्स को लॉक इन खत्म होने से बिकवाली। 11% लुढ़का। ऊपरी स्तरों से शेयर 72% नीचे। करीब 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप साफ। कैनरा बैंक ने पेश किए मिले जुले नतीजे। पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा करीब 72% बढ़ा, लेकिन एसेट क्वालिटी सुधरी, लेकिन प्रोविजनिंग में दिखी थोड़ी बढ़त। कल आएंगे एशियन पेंट्स के नतीजे। 52% से ज्यादा बढ़ सकता है मुनाफा। रेवेन्यूज में 35% का उछाल संभव। मार्जिन्स में भी दिख सकता है सुधार। लार्सन एंड टूब्रो, बजाज ऑटो के नतीजों का भी रहेगा इंतजार। और चलिए मंडे के लास्ट लेग की तरफ हम बढ़ते हैं। और आज का अब तक का ट्रेडिंग सेशन आप सबकी स्क्रीन्स पर आएगा। 2/3% के दबाव के साथ कामकाज। तो शुरुआत ठीक ठाक नोट पे हुई, फिसले अब लार्जली उस दायरे में कामकाज करते हुए 110 पॉइंट की कमजोरी के बीच निफ्टी इस समय 16,610 के लेवल्स पर कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक सुबह से चर्चा थी और पिछले कई दिनों से एक आउट परफॉर्मेंस थी। लास्ट वीक भी निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म कर रहा था। आज भी वीरू से जब बातचीत हो रही थी, एक्सपर्ट से जब बातचीत हो रही थी, निफ्टी बैंक एक शेड बेहतर प्लेस नजर आ रहा था। और 1/3%, यानी कि निफ्टी में जितना प्रेशर है उसका 1/3% दबाव, आधा दबाव कह लीजिए निफ्टी बैंक में। तो 1/3% की कमजोरी के साथ निफ्टी बैंक इस समय 36,600 के लेवल्स पर। और क्विकली रैप अप कर देता हूं, इस समय ग्लोब का हाल क्या है। यूएस के फ्यूचर्स एकदम सपाट कामकाज कर रहे हैं। इनफैक्ट यूएस के फ्यूचर्स आज सुबह 1/4-1/3% की कमजोरी की तरफ जा रहे थे फ्राइडे के प्रेशर के बाद। अब वो कमजोरी से एकदम फ्लैट, स्लाइटली इन ग्रीन टिक्स के साथ इस समय कामकाज करते हुए। तो भारतीय बाजार आपकी स्क्रीन पे आने चाहिए एक बार फिर से। निफ्टी 150 पॉइंट नीचे वाला निफ्टी अब 100 पॉइंट की कमजोरी के साथ। तो हमने मोटा मोटी दिन के लो से 50 पॉइंट की रिकवरी देखी है। निफ्टी बैंक एक समय 250 पॉइंट दबाव में था। निफ्टी बैंक अब महज 140 अंकों की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। यह रीजन है कि यूएस के फ्यूचर जो लाल से हरे में आए हैं, थोड़ा सा कन्विक्शन इक्विटीज का भारत में भी बेहतर होता हुआ, तो थोड़े से लोअर लेवल से रिकवरी प्ले आउट होती हुई। सबसे पहले अपफ्रंट शो में काम करते हैं, वीरू से बातचीत कर लेते हैं, वीरू से समझ लेते हैं। सुबह की कमेंट्री छोड़ के गए थे हम लोग, और अब 2 बजे जब लौट के आए, वो जो इंपॉर्टेंट जोन्स आज सुबह वीरू ने मेंशन करे थे। हम पहले निफ्टी की बात करते हैं। वीरू, कैसा प्लेस नजर आ रहा है निफ्टी? रिलायंस एक हेवीवेट, थोड़ा वीकनेस के साथ कामकाज, लेकिन अदरवाइज निफ्टी प्लेस कैसा? 16,600 के ऊपर की ट्रेजेक्टरी जो खड़ी हुई है, कैसा लग रहा है? क्या व्यू बन रहा है? जी गुड आफ्टरनून आशीष। देखिए, जैसे कि आपने यूएस मार्केट, यूएस फ्यूचर्स का बखान किया, एग्जैक्टली अगर आप देखें फ्लैट, स्लाइटली विद पॉजिटिव बायस। सुबह क्लियर कट अप्रोच थी आशीष मेरी। मैं लॉन्ग्स ही अटेम्प्ट करूंगा, और बतौर ट्रेडर मैं वैल्यू एट रिस्क ज़्यादा नहीं रखूंगा। हम सुबह चले, उसके बाद कोलैप्स हुए, लेकिन मेरा मानना यह है कि बतौर ट्रेडर अभी भी आपको वैल्यू एट रिस्क, चाहे आप वो 16,700 की कॉल हो, 800 की कॉल हो, फ्यूचर्स की हो, क्लियर कट मेरा मैंडेट यही है। फर्स्ट बेस 613 जो स्क्रीन पे है, और आज का लो, आशीष आपने ध्यान दिया होगा, आज की मेरी मॉर्निंग कमेंट्री का बेस 1 था, वो था करीब करीब 16,613 जो कि स्क्रीन पे अब है, और 16,564। जब तक ये कोलैप्स नहीं होगा, टूटेगा नहीं, मैं अपने लॉन्ग्स को नहीं काटूंगा। आज का डे लो आशीष एग्जैक्टली यही था।
देख लीजिएगा 16564 ये डे लो था। और मैं अभी भी कहूँगा स्टे लॉन्ग टिल वी हैव दिस बेस। जब तक हमारे पास ये बेस है होल्ड करिए। जितने भी पोजीशंस आपके पास लॉन्ग की हैं, चाहे वो 16800 की कॉल हो, चाहे वो 16700 की कॉल हो या फिर फ्यूचर्स हो, प्लीज़ इसी को स्टॉप लॉस मान के क्लोजिंग बेसिस पर बने रहिए। आशीष देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम अपने पूरे पिछले हफ्ते के मूव और साथ ही साथ आज रिलायंस के नतीजे, इन्फोसिस के नतीजे, कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजे और इन्फोसिस के ये आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे, इनको पचा रहे हैं। लेकिन इनको डाइजेस्ट करने के क्रम में भी निफ्टी ने पिवट लेवल्स नहीं वॉलेट किए। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि जब तक वो लेवल है ऊपर 721 वो भी पॉसिबल है। और आप यकीन मानिए आज का जो इंटरडे हाई एक पिवट पॉइंट था आशीष, वो है 706। वो हम रीगेन कर जाए तो बड़ी बात नहीं होगी। तो वो बेस वन उसको इंपॉर्टेंस दीजिए। जरा प्लीज एक बार ऑप्शन स्टैट्स लेके आइए। शायद आशीष वो बेस वन और 621 ऑन द हायर साइड या फिर 666 जो मैंने मेंशन किया रेजिस्टेंस, थोड़ा सा हम टाइम स्पेंड करें इस रेंज में। क्यों? जरा प्लीज लेके आइए ऑप्शन स्टैट्स। आज एक बार कॉल राइटर्स ने और पुट राइटर्स ने ग्रिप लेने की कोशिश की है। उनकी थिंकिंग पॉसिबली अगर आप देखें आशीष ये नजर आ रही है कि इंडेक्स लास्ट वीक के एक बहुत सब्सटेंशियल मूव के बाद 16500 के इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट के बेस के ऊपर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा। ये देखिए आशीष 600 पे 33, 700 पे 40 और 16800 पे 16 रखा अगर आप देखें पुट एडिशन। ऑल दो याद रखिएगा आज 16500 की पुट ने ओआई लूज किया है जो कि एक बहुत अच्छा संकेत नहीं है, बट स्टिल दैट पुट होल्ड्स 71 लाख शेयर्स और आशीष 16600 की पुट में आज 18 लाख पुट बिकी हैं। तो मैं इसको देखते हुए आशीष कमिटेड उसी अगर आप देखें मॉर्निंग व्यू पे रहूंगा। नो शॉर्टिंग थॉट्स, स्टे लॉन्ग और उस बेस वन के ऊपर कमिटेड रहिए। ऊपर की तरफ क्लोजिंग में जो एक लेवल मिल सकता है आशीष वो है ऊपर की तरफ करीब करीब 16690 से लेके 721, ये बेस्ट आपको मिल सकता है एज पर दीज सेटअप आशीष। बढ़िया। तो जो सुबह की कमेंट्री थी जस की तस, स्टे लॉन्ग का ही अप्रोच कंटिन्यू करने का मन। अच्छा दिखाइए, प्रोड्यूसर साहब ने इसे हेडलाइन बढ़िया तरीके से मेंशन कर दिया। मेटल्स और आईटी ये दो पॉकेट्स हैं जो इन ग्रीन कामकाज कर रही हैं। अदरवाइज ऑटो, ऑयल एंड गैस, इवन फार्मास्यूटिकल्स वगैरह सारे पैक्स अच्छी खासी कमजोरी के साथ इस समय कामकाज करते हुए। लेकिन इस समय जो थ्रस्ट जनरेट कर रहा है वो है आईटी स्टॉक्स, जिन पे हम लोग आगे डिटेल में बातचीत भी करने जा रहे हैं। अच्छा एक और निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट स्क्रीन पर लेकर आइएगा, उससे दरअसल समझ में आएगा ये प्रेशर कहां से माउंट हो रहा है, क्यों निफ्टी एक शेड वीकर ट्रेड कर रहा है। क्योंकि वो रिलायंस इंडस्ट्रीज दरअसल अच्छे डिसेंट नंबर्स के बावजूद रिजल्ट से पहले जो पोजीशनिंग हुई होगी उसके बाद अनवाइंडिंग का प्रेशर वो झेलता हुआ। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज दबाव में, आपके सामने कोटक वो रिजल्ट रिएक्शन वो दबाव में, उसके सामने कोई इन्फोसिस, आईटीसी जैसे हैवीवेट्स मदद करते हुए। लेकिन ठीक है वीरू, निफ्टी बैंक कैसा पोजीशनड है? निफ्टी बैंक लॉस से रिकवरी करने की कोशिश करता हुआ, सुबह मेंशन भी हुआ था कि भैया एक शेड बेहतर है, बेहतर प्लेस्ड है इन कंपैरिजन टू निफ्टी एट 36,650 ऑड लेवल्स। निफ्टी बैंक कैसा पोजीशन, इसमें क्या व्यू बन रहा है? और अगर स्ट्रेंथ की बात हो रही है तो क्या अभी भी लग रही रहा है निफ्टी से बेहतर प्लेस्ड है? बिल्कुल। देखिए आशीष आज हुआ क्या है, सुबह अगर आप देखिए मेरा लॉन्ग व्यू था और एक पॉइंट था मेरा, दो पॉइंट थे मेरे, 37,011 और दूसरा था 37,264। एक है 13 अप्रैल की कैंडल का लो और एक है कॉल राइटर्स का जोन। हमने एक फर्स्ट टारगेट को मेट किया, उसके बाद हम कोलैप्स हुए। आशीष आज ओआई लूज हुआ है। देखिए निफ्टी में थोड़ी बहुत अगर आप देखें आज शॉर्टिंग हुई है हायर लेवल से और निफ्टी बैंक में ओआई लूज हुआ है, मतलब लॉन्ग कटे। लेकिन मेरी क्लियर कट अप्रोच थी आशीष, बेस वन वो था करीब करीब 36,500 और 410। जब तक वॉलेट ना हो तब तक आपको अटेम्प्ट करना है बाय ऑन डिप्स। आज का बेस वन था 410 आशीष, लो है करीब करीब 490 480। यहां पर भी आप स्टैट्स देख लीजिए इस वक्त के, और आपके इस वक्त की जो स्टैट्स हैं इंडिकेट कर रहे हैं आशीष कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन मिलेगा। वो कन्विक्शन उस पुट राइटर का जो 36,500 पे शुक्रवार को भी खड़ा था। और अगर आप इस वक्त स्क्रीन को रीड करें 36,500, 36,400, 36,300, इन 3 पॉइंट्स पे पुट राइटर अभी भी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन लेके खड़ा है आशीष। अगर आप स्क्रीन को ट्रेड कर रहे हैं इस वक्त, अगर आप निफ्टी बैंक पे लॉन्ग है, आपने डिप्स को बाय किया है, तो जरा प्लीज ऑप्शंस के स्टैट्स लेके आइए। इन 3 पुट्स को देखिए आशीष, ये कन्विक्शन दे रही हैं आपको और कन्विक्शन दे रही हैं कि इस अप्रोच पर काम करिए।
410 जब तक यानी करीब करीब 36,410 वॉलेट नहीं होता तब तक लिक्विडेट करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए आशीष, 37,000 एक कॉल राइटर्स का जोन है, उसको स्ट्राइक करने के लिए और उस 37,264 के जोन को स्ट्राइक करने के लिए आपको एक कदम पीछे आना पड़ा। ये देखिए आशीष, 37,000 की कॉल में 34 लाख का आउटस्टैंडिंग आई, दैट्स ह्यूज। लेकिन आप ये देखिए, सबसे बड़ी पुट राइटिंग आज 36,500 पे भी हुई है। तो 410 और जो बेस वन है, याद रखिएगा 410 और साथ ही साथ 190, इस जोन के ऊपर जब तक है, निफ्टी बैंक में लॉन्ग की अप्रोच रखिए, बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रखिए। आशीष भाई लॉन्ग्स की अप्रोच, बाय ऑन डिप्स की अप्रोच, शॉर्ट करने का कोई मन बनाने की जरूरत नहीं। रिकवरी स्ट्रॉन्ग, निफ्टी बैंक किसी भी वक्त वापस इन ग्रीन आता हुआ नजर आएगा। आईटी इंडेक्स थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब ने दिखाया था, बढ़िया रिकवरी के मोड पे आ रहा था। ये 2 o'clock फैक्टर कह लीजिए। आईटी अब आधे % के उछाल, हर टिक के साथ मजबूती पिकअप होती हुई। निफ्टी बैंक लोस से बहुत बढ़िया रिकवरी, अब महज 50 पॉइंट की कमजोरी के साथ निफ्टी बैंक इस समय ट्रेड करता हुआ। कोई आईसीआईसीआई, कोई इंडेस, इवन कोई एक्सिस अब इन ग्रीन पहुंच चुका है। एक्सिस बैंक को दिखाइएगा, और एक्सिस बैंक के खैर रिजल्ट्स अवेटेड। तीनों निफ्टी के नंबर्स आज जो आने हैं, एक्सिस बैंक, टेक महिंद्रा और टाटा स्टील अवेटेड है। बाकी के इंपॉर्टेंट कैलेंडर में आगे बताता हूं आपको, शो का टीजर दे देता हूं बहुत क्विकली। आप सबको जानते हैं, ज्यादा उसमें समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं। आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे गाबा सर, सतपुते साहब, संजीव होता साहब, रचना वैद्य, विकास सालुंखे, असित बरनपति, ये सब आज हमारी मदद करने वाले हैं अगले 1.5 घंटे। और भी इंटरेस्टिंग टीजर्स हैं वैसे, उस पर आगे आता हूं। कुछ ही देर में सस्ता ऑप्शन 4 का चौका का जो अंश है, सबसे पहला वो असित देंगे। उससे पहले तो असित की और भी इंटरेस्टिंग पिक्स ले लूंगा। जरा ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे जाऊं उससे पहले डायरेक्टर साहब, वो जो चारों इंपॉर्टेंट रिजल्ट रिएक्शन थे एक बार स्क्रीन पे प्लीज प्ले आउट कर दीजिएगा। वो रिलायंस, वो आईसीआईसीआई बैंक, वो कोटक महिंद्रा बैंक, और साथ में इन्फोसिस भी लगा दीजिएगा। रिजल्ट रिएक्शंस क्विकली आपकी स्क्रीन पर आएंगे। ये देखिए, ये है इंपॉर्टेंट, इवन जेएसडब्ल्यू स्टील जोड़ दीजिए, क्योंकि निफ्टी 50 के सारे रिजल्ट्स के रिएक्शन आपकी स्क्रीन पर। आईसीआईसीआई, इन्फोसिस, जेएसडब्ल्यू स्टील नाउ इन ग्रीन, और उनमें से आईसीआईसीआई बैंक तो खैर सुबह से शेड ऑफ ग्रीन के साथ ट्रेड करता हुआ नजर भी आया है। बस हाँ, रिलायंस की वीकनेस थोड़ी ज्यादा प्रोफाउंड, इवन कोटक महिंद्रा बैंक की वीकनेस थोड़ी प्रोफाउंड। अब वो ट्रेंडिंग स्टॉक्स क्विकली दिखा दीजिए। कोशिश करेंगे शो के दौरान जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं या जो इंपॉर्टेंट मूवर्स हैं, उन पे इसी एक्सपर्ट पैनल के साथ हम लोग आगे बातचीत भी कर लें। तेजी के ट्रेंडिंग शेयर्स, अरे गजब मूव है नवीन फ्लोरीन पे। नवीन फ्लोरीन से याद आया, कुछ ही देर में आवाज की पूरी इन हाउस टीम जुड़ती हुई नजर आई। ये नवीन फ्लोरीन जैसे और भी इंटरेस्टिंग ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं जिन पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे इन हाउस और एक्सपर्ट पैनल के साथ। नवीन फ्लोरीन अपने नंबर्स पे 12% का उछाल, जब कंसर्न्स थे मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन के पूरे केमिकल स्पेस में, एक्सपैंड करके दिखाए। इसका रब ऑफ कह लीजिए, केमिकल स्पेस अच्छा कर रही है। एसआरएफ अच्छे नंबर्स के बाद अब अच्छे नंबर्स पहले आ गए पिछले हफ्ते, 4.5% ये रब ऑफ के चलते और अच्छा मूव देता हुआ। टाटा स्टील नंबर्स से पहले बढ़िया स्ट्रेंथ दिखा रहा है, 3% का मूव है। आज बाजार बंद होने के बाद रिजल्ट्स आएंगे। और इंडसइंड बैंक, अभी भी मैं मेंशन कर रहा था, बैंक्स में कुछ स्टॉक्स अच्छा मोमेंटम पिकअप कर रहे हैं, उनमें से एक इंडसइंड बैंक है। फ्लिप करिए इस प्लेट को, ये वो तेजी वाले स्टॉक्स हैं जिनकी कोशिश होगी चर्चा करें। मंदी की ट्रेंडिंग शेयर, दबाव कहां है? रिलायंस इंडस्ट्रीज, नंबर्स तो मेंशन था, हर पैरामीटर पर स्ट्रांग थे, पर स्टॉक आज हेवी वेट, 3% दबाव। एमएनएम 3.5% की कमजोरी के साथ कामकाज करता हुआ। बंधन बैंक अपने नंबर्स पे रिएक्ट कर रहा है, 4.5% की कमजोरी। और ओएनजीसी में भी आज दबाव, 2-2.5% के आसपास की कमजोरी के साथ ओएनजीसी कामकाज करता हुआ। लेकिन चलिए एक्सपर्ट्स को जोड़िए, 2 बजे के बढ़िया टॉप कॉल्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आने वाले हैं। जरा प्ले आउट करिए स्टिंग उसकी, और सबसे पहले जा रहा हूं गाबा सर के पास। गाबा सर, पहले तो ये बताओ, निफ्टी में आपने सुबह से कोई ट्रेड लिया नहीं लिया? नहीं, आज थोड़ा साइडवेज था। सुबह एक लग रहा था कि एक मिलना चाहिए अपनों, लेकिन मिल नहीं रहा था। साइडवेज टोटल ट्रेड था, एक ट्रेड बनता था, लेकिन आज दिल नहीं हुआ लेने का, बिल्कुल ना। हॉलिडे से उभरे नहीं हो आप मूड से, है ना ऐसा? वो बात तो नहीं है, लेकिन लगता है कि आज लेने का दिन नहीं था। ठीक बात। आई हैव अ फीलिंग लेने का दिन नहीं था। कोई स्टॉक, अच्छा स्टॉक गाबा सर निफ्टी बैंक में ज्यादा तवज्जो देते हैं गाबा सर, लेकिन हम लोग के लिए कोई ट्रेड आइडेंटिफाई किया आपने इस समय का, कोई टॉप कॉल? बिल्कुल मुझे यूपीएल अच्छा लगता है। देखिए यूपीएल में तेजी है, 4-5 दिनों से एक तेजी नजर आती है। आज का जो लो है उसको स्टॉप कराना चाहिए यूपीएल का, वो होगा करीब अराउंड 726 का।
अपसाइड करीब 750 के पॉसिबिलिटी टारगेट है कल तक के लिए, और आज अगर देखें तो 740 पॉसिबल है, लेकिन रिस्क और रेशियो फेवर नहीं, 750 का सोचना चाहिए कल तक के लिए। यूपीएल आज और कल के बीच में 750 तक के लेवल्स दिखाता हुआ नजर आएगा। गाबा की सील ऑफ अप्रूवल, खरीदारी करने का मन इस स्टॉक में मनाया जा सकता है। सतपुते साहब, आपका प्रेफर्ड ट्रेड? गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, नजर तो मेटल सेक्टर पे है। यहाँ पे टाटा स्टील अच्छे से लीड कर रहा है, जेएसपीएल इसके साथ चल रहा है, तो मेरी नजर जेएसपीएल, अगर मुझे कॉल लेना है क्योंकि टाटा स्टील का रिजल्ट है इसलिए मैंने इसको बस अवॉइड किया, वैसे इसमें स्ट्रेंथ है, लेकिन अगर मुझे लेना है तो जेएसपीएल लेके जाऊंगा क्योंकि ओपन इंटरेस्ट इज डाउन बाय 10%। दैट सिंपली शोज कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग रैली है। अगर आप चार्ट देखें तो चार्टिकली 10-20 डीएमए का सपोर्ट लेके नाउ इट इज अप्रोचिंग टू 50 डीएमए, लेकिन ओवरऑल अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो चढ़ते बाजार में यहाँ पे वॉल्यूम्स आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मोमेंटम जो है दैट इज कंटिन्यू रहेगा। तो एट अ लेवल ऑफ 370 जेएसपीएल आप बाय साइड का ट्रेड ले, 364 का स्टॉप लॉस रहेगा। एक बार ये 373 से 374 को टेस्ट करेगा, लेकिन ये मोमेंटम का रहेगा पहला रेजिस्टेंस, लेकिन मेरे हिसाब से इट इज इंचिंग टुवर्ड्स 390 395 लेवल, तो इसलिए मैंने जेएसपीएल बाय दिया है। आशीष जी, इसमें और एक चीज है मैं ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि थोड़ी वोलेटिलिटी हाई है, बाजार डिप्स मार रहा है बीच बीच में, तो आपको जेएसपीएल में अगर आपको काम करना है ऑप्शंस में, तो 370 का कॉल देखिए करीबन 6.5-7 रुपए पे मिल रहा है, इसे बाय करें, 4 का स्टॉप लॉस रखे और 11-12 के आसपास का टारगेट सेट करें। तो आज शॉर्ट कवरिंग जो है वो मेटल में रहेगा, सो जेएसपीएल इज बाय। जेएसपीएल इज बाय। और याद रखिएगा आज टाटा स्टील का हमने पहला ट्रेड पिक किया था प्रकाश कावासर के साथ मॉर्निंग में। जेएसपीएल की एक कॉल आ गई 370 की, ट्रेडिंग एट 7.05, अभी 7 रुपये 5 पैसे पे ट्रेड कर रही है। और एक ट्रेड हो गया अगर आप देखें आपका यूपीएल केमिकल। याद रखिएगा 2 ट्रेड्स जो आए हैं अब तक उनकी प्रॉपर्टी समझ लीजिए। केमिकल इज द टॉप ओआई गेनर ऑन द लॉन्ग साइड, आज पूरा का पूरा सेक्टर। दूसरा है टेक्सटाइल और तीसरा है याद रखिएगा मेटल्स में जेएसपीएल हो गया। असित, आप बताइए क्या पिक कर रहे हैं इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, मेरे हिसाब से इंडसइंड बैंक को देख सकते हैं। आई थिंक इंडसइंड बैंक का जब तक 950 के लेवल के ऊपर, आई थिंक इट विल डेफिनेटली गो गुड ट्रैक्शन। आज के लिए 960 है, अभी चल रहा है कि 952-53 का टाइट स्टॉप लॉस रख सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 975, बट कोई डिप आएगा तो इंडसइंड बैंक को डेफिनेटली देखा जा सकता है, इट्स लुकिंग गुड। ओके, इंडसइंड बैंक आपने पिक किया है। एक बजरा इंडसइंड बैंक लिखे आइए जनाब, क्या कर रहा है आपकी स्क्रीन पे। इंडसइंड बैंक 960 पर। ओहो, इंडसइंड बैंक डेली चार्ट्स पर अगर आप देखें बहुत अच्छा प्लस अभी बोलते अगर आप देखें इसने जो मॉर्निंग 934 का हाई था उसको याद रखिएगा, एक बार बाइसेक्ट करने की कोशिश करी है। और जरा प्लीज़ एक बार निफ्टी बैंक का चार्ट लेके आइए। अभी आशीष और मैं जब डिस्कस कर रहे थे उस वक्त बैंक निफ्टी का स्तर था करीब 36,629 और अब 36,765। एक बार हम शायद थोड़ा सा अगर आप देखें और स्विंग अपना अच्छा करते हुए। संजीव वोरा साहब, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। अर्निंग सीजन के अगर आप देखें एक सबसे महत्वपूर्ण दिन में हम आज ट्रेड कर रहे हैं। रिलायंस, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, सॉरी आपका आईसीआईसीआई बैंक, आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं नतीजों को? और इन पोस्ट नंबर्स जो ये डिप आया है इसमें से आपकी कोई शॉपिंग लिस्ट में है या फिर कुछ फ्रेश बाय कॉल आपकी अगर हो तो बताइए प्लीज। जी गुड आफ्टरनून। मुझे लग रहा है देखिए नंबर्स तो बहुत ही स्ट्रांग हैं। आईसीआईसीआई के देखें या कोटक के देखें, एलिवेटेड एक्सपेक्टेशन थे, उसकी वजह से थोड़ा सा निराशा देखी गई है रिलायंस में, लेकिन नंबर को वीक नहीं बोल सकते, नंबर्स तो बहुत ही स्ट्रांग है रिलायंस के भी। तो इस बार का जो थीम एक निकल के आ रहा है, कोई भी नंबर देखें जो कि इतना कंसर्न था मार्जिन्स का या डिमांड स्लो डाउन का, नंबर्स कोई बड़ा डिसअपॉइंटमेंट नहीं आ रहा कहीं से भी। और इवन बैंकिंग स्पेस में तो सब के सब आउटपरफॉर्म ही कर रहे हैं, सरप्राइज ही कर रहे हैं पॉजिटिवली। तो मुझे लग रहा है कि इवन ये स्तर पे भी बैंकिंग एक जो सेक्टर है वो आउट परफॉर्मेंस अभी भी जारी रखेगा। तो यहाँ पे कोई भी वीकनेस आए वोलेटिलिटी में बाजार में तो डेफिनेटली एक यहाँ से बाय बनता है। बढ़िया। अच्छा, इस बीच एक्सिस बैंक अपने नंबर्स से पहले अब स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है इन ग्रीन और बढ़िया मूव्स आ रहे हैं, रिजल्ट्स अवेटेड। इंडसइंड बैंक की असित ने बात छेड़ी, वो तो खैर आउट परफॉर्म कर रहा है। एशियन पेंट्स के कल नंबर आने हैं, 1.25% अब एशियन पेंट्स मजबूती के साथ कल आने वाले उन नंबर्स को अप्रोच कर रहा है।
बढ़िया मूव आ रहा है। और बैंकिंग में तो खैर एसबीआई वगैरह को भी स्क्रीन पे दिखाइएगा। बैंक निफ्टी को ग्रीन में लाने में ये एक्सिस, वो इंडसइंड बैंक की फ्रेश और तेजी, एसबीआई, ये स्टॉक्स लार्जली इस समय मदद करते हुए। अच्छा, कुछ देर में असित की वो पिक भी आने वाली है और साथ साथ ये देखिए एसबीआई क्या मूव बन रहा है। और कुछ देर में वो जो इन हाउस टीम जुड़ेगी, उस सेगमेंट का नाम वीरू रखा है क्या चल रहा है। तो उस कड़ी में कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स पे हम लोग बातचीत करेंगे। होता साहब और सारे टेक्निकल एक्सपर्ट से भी उन स्टॉक्स पे जो इंपैक्ट वाले स्टॉक्स हैं उन पे बातचीत होती रहेगी। इस बीच अब हमारे साथ एक इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट के पास जाऊं या फिर एक काम करूं, थोड़ी देर रुक जाता हूं, असित का वो ट्रेड लेके फिर दरअसल हमारे साथ अभी चर्चा में जुड़ने वाले गोकुलदास एक्सपोर्ट्स के एमडी साहब, उनसे बस नंबर्स पे बातचीत होनी है। लेकिन उससे पहले एसीसी और बाकी सीमेंट स्टॉक्स। एसीसी सुबह बातचीत हुई थी, सीमेंट एज अ स्पेस कई सारे एक्सपर्ट्स के रडार पे आई थी। एसीसी मेरे ख्याल से सचिन का आज का प्रेफर्ड स्टॉक था, पिक था खुलने से पहले। एसीसी देखिए वो पिक जो थी, दिन भर सुस्ताने के बाद अब क्या मोमेंटम पिकअप कर रही है। सतपति साहब जरा, क्योंकि सीमेंट आपके रडार पे भी रहा है, आज तो नहीं तक है, लेकिन एसीसी जरा देख के बताइएगा। बहुत बढ़िया मूव आ रहा है और इस ट्रेड को हम सुबह अर्ली मॉर्निंग या खुलने के बाद से राइड कर रहे हैं। जी बहुत बढ़िया पिक है। इनफैक्ट यहाँ पे टेक्निकली हम जो फॉलिंग वेज फॉर्मेशन की बात करते हैं, वो फॉर्मेशन यहाँ पे बनता है। एट द सेम टाइम 200 डे में, 100 डे में जो कन्फ्लुएंस ऑफ रेजिस्टेंस था उसको इसने तोड़ा है। तो जो परसों जो फ्राइडे के सत्र में हमने जो शॉर्ट कवरिंग देखी, उसका फॉलो थ्रू मुझे लगता है यहाँ पे मिल रहा है। तो एशियन एसीसी जो बाय साइड का ट्रेड है, अगर आपने लिया है तो बने रहे, नया लेना है तो 2180 का स्टॉप लॉस होगा। इसका जो पहला टारगेट होगा वो रहेगा 2250 से 2260 का, तो वो वहां पे एक रेजिस्टेंस है। तो इट्स बाय इन एसीसी अबाउट 2200। जैसे मैंने कहा, स्टॉप लॉस आप रखे एटलीस्ट 15 रुपीज। 15 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी खरीदारी करने का मन, और लकीली हम लोग इस ट्रेड को एंजॉय कर रहे हैं आज सुबह से, तो हमारे लिए तो ये ट्रेड बढ़िया ग्रिप में भी आता हुआ इस समय। आज का सस्ता ऑप्शन, वो 4 का चौका को इस शो के लिए स्प्लिट कर दिया है। हर 10 मिनट में एक एक बढ़िया पिक एक्सपर्ट्स की तरफ से, और सबसे पहला उस कड़ी में सस्ता ऑप्शन, और असित से रिक्वेस्ट करी थी कि एक बढ़िया सा ट्रेड आइडेंटिफाई करें। ये असित, जो चेहरा चमक रहा है, खूब सारी स्क्रीन्स की लाइट आ रही है क्या आपके मुंह पे? हाँ, मे बी। कितनी स्क्रीन लगी हुई है? थोड़ा है सर, मतलब थोड़ा बहुत। अच्छा ठीक है। असित, आज का सस्ता ऑप्शन कौन सा है? आई थिंक अच्छा जी, ये स्टेट बैंक को हम देख सकते हैं। मुझे लगता है कि स्टेट बैंक में रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी अच्छा है। ये 520 का कॉल अगर देखेंगे, ये आज और कल के लिए हम लेंगे, इट शुड नॉट बी केप्ट टिल वेडनेसडे। ये 3 रुपए 50 पैसे में चल रहा है। मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस रख सकते हैं 50% प्रीमियम में भी, 1.5 रुपए 2 रुपए के। बट मुझे लगता है कि स्टेट बैंक 525 के तरफ काइंड ऑफ उस रेंज में मूव कर रहा है, और ये 8 रुपए तक जा सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव में स्टेट बैंक का 520 का कॉल हम बाय कर सकते हैं। आई थिंक दिस विल डेफिनेटली फेच अस गुड रिटर्न। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बड़ा बढ़िया मूव दिखाता हुआ, तेजी को बनाने का तरीका है 520 का कॉल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ले लीजिए। रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया होगा इस कॉल में। 3 रुपए 50 पैसे पे ये तो 4 रुपए के पार जा रहा है इस समय, और हमारा स्टॉप लॉस है 1.5 रुपए 2 रुपए के आसपास का। 8 रुपए तक का अपसाइड इस कॉल में नजर आता है। तो 3 रुपए 50 पैसे पे मेंशन वो कॉल 4 रुपए के पार इस समय ट्रेड करता हुआ, और 8 के टारगेट्स के लिए हम राइड करेंगे। यह है आज का सस्ता ऑप्शन 4 का चौका की कड़ी में। और अब गोकुलदास एक्सपोर्ट्स की बारी, और इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सेवा गणपति सर आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। सेवा सर, हाय, गुड आफ्टरनून। थैंक यू जुड़ने के लिए। सबसे पहले डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाइए। साल दर साल स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, आय में 150% का जंप, एडजस्टेड EBITDA उसके सामने 300% का उछाल। पर ध्यान रखें, साल दर साल कंपेयर करना गलत हो जाएगा। लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में वो कोविड रिलेटेड दिक्कतें थी, तो मैंने क्या करा, सीक्वेंशली भी नंबर्स को रीड करा। रेवेन्यूज फिर भी सीक्वेंशली 4% के आसपास का उछाल दिखा रहे हैं। सिवा से नंबर तो बढ़िया है, और खैर स्टॉक मार्केट ड्यूली रिवॉर्ड भी कर रहा है उन नंबर्स को। 4-4.5% मजबूत आपका स्टॉक। इस ग्रोथ को जो आपने इस क्वार्टर में क्लॉक करी, उसे एक काम करें, वॉल्यूम्स और प्राइसिंग के बीच में अगर स्प्लिट करके बताएं किस तरह का वॉल्यूम ट्रैक्शन आ रहा है, और क्या रियलाइजेशंस भी इंप्रूव हो रहे हैं या नहीं? सॉरी, आप देखिए, हमें कंपैरिजन हर वक्त YOY करना चाहिए, Q1 वर्सेस Q1, क्योंकि लीनियर हमारा सीजनल बिजनेस है। सो प्रोडक्ट्स अलग होते हैं। Q4 में जो प्रोड्यूस करते हैं वो समर के लिए करते हैं, Q1 में जो प्रोड्यूस करते हैं हम ऑटम के लिए करते हैं। तो कंपैरिजन अगर करें, 150% ग्रोथ में 125% वॉल्यूम ग्रोथ है,
तो रेस्ट इज एक्चुअली प्राइसिंग ग्रोथ. सो इट्स रियलाइजेशन ग्रोथ हैज बीन गुड. दैट्स द रीजन व्हाई 152% ग्रोथ आया. अगर आप YOY देखेंगे, YOY देखेंगे तो सब कुछ बेहतर, पर वो क्या एबरेशन वाला क्वार्टर था सिवा सर, इसीलिए उन नंबर्स को पर्सपेक्टिव में रखना थोड़ा मुश्किल हो रहा था. अभी जो सीक्वेंशियली आए, क्यू ऑन क्यू आए, क्या ऐसा हुआ है कि रियलाइजेशन प्राइसिंग इंप्रूव हुई? क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग ने जब चर्चा करी थी तो एक कंसर्न था, क्लाइंट्स प्राइसिंग कट्स डिमांड कर रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट सजेस्ट कर रही थी. क्यू ऑन क्यू ऐसा तो नहीं हुआ प्राइसिंग कट्स की शुरुआत हो गई? क्यू ऑन क्यू नहीं दिखाई दिया, लेकिन आगे चल के थोड़ा देख पाएंगे आप. एज वी गो इनटू H2 थोड़ा सा प्राइसिंग प्रेशर आ सकता है, क्योंकि कस्टमर्स जो उनके मार्केट्स में थोड़ा स्लो डाउन जो कह रहे हैं, अभी तक वो एविडेंट नहीं है, लेकिन आएगा, इज द फीलिंग दैट वन गेट्स. अगर वो होता है तो उसके चलते हुए एक मार्जिनल सा एक प्राइसिंग प्रेशर आ सकता है. लेकिन उसके अगेंस्ट में रुपी डेप्रिसिएशन ऑल्सो विल हेल्प अस, because rupee has already gone to about 79 odd rupees compared to where it was earlier. So वो भी एक थोड़ा सा रिलीफ हमें प्रोवाइड रिलीफ मिलेगी, तो इन दोनों का थोड़ा ऑफसेटिंग हो सकता है. बट ऑल सेड एंड डन, मेरे हिसाब से थोड़ा H2 में एक डिमांड प्रेशर आ सकता है, जिसके जरिए हल्का सा मार्जिन प्रेशर आ सकता है. बट आई थिंक दैट विल बी लिमिटेड टू H2, बिकॉज उसके बाद थिंग्स शुड स्टार्ट लुकिंग बेटर. क्योंकि अगर आप देखेंगे Q4 में हम समर 23 के लिए प्रोडक्ट्स बनाएंगे, और समर 23 इज यूजुअली अगस्त, जून जुलाई अगस्त ऑफ 2023, which is 1 year from now. So by then मेरे ख्याल से recessionary impact in US market और European market should get abated, and Q1 FY24 onwards, I think demand should come back kicking strongly. क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स फॉर इंडिया इज वेरी वेरी गुड. मोर एंड मोर ब्रांड्स आर लुकिंग एट सोर्सिंग फ्रॉम इंडिया, तो वो ट्रेंड जो है वो अभी भी सॉलिड स्ट्रॉन्ग चल रहा है. तो मेरे हिसाब से एटमोस्ट 2 क्वार्टर्स का थोड़ा सा हल्का सा हेडविंड्स दिखाई देगा, उसके बाद मेरे ख्याल से इट शुड बी ऑल गुड. तो 2 क्वार्टर्स का हेडविंड मतलब ये इस नेक्स्ट 6 मंथ्स थोड़े से चैलेंजिंग. तो शिवा सर, इस बार के EBITDA मार्जिन 13.1% पे थे. आप लोग ईयर एंड किन लेवल्स पे मार्जिन एक्सपेक्ट करो? कितना कॉन्ट्रैक्शन मैं एक्सपेक्ट करूं? मैं देखिए 1% हो सकता है, 1% at most. We are trying our best to even nullify it, but at most. ओके शिवा, एग्जैक्टली एक बात और पूछूं यहाँ पे. अभी तक अगर आप देखें, नंबर्स की बात हुई, मार्जिन्स की बात हुई, एग्जैक्टली एक्सपोर्ट्स मार्केट कर कैसे रहे हैं इस वक्त? जैसे कि लास्ट हमारा जब इंटरेक्शन हुआ था शिवा आपसे, आपने कहा था कि हम कुछ और ज्योग्राफीज को अगर आप देखें एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं. ओवरऑल अगर आप देखें वो नई ज्योग्राफीज जिसकी बात की थी आपने, स्पेशली मैं 2 पॉइंट मेंशन करते हुए कह रहा हूँ. लास्ट टाइम भी मैंने श्रीलंका का जिक्र किया था, लास्ट टाइम भी मैंने पाकिस्तान का जिक्र किया था. उन ज्योग्राफीज में आपने कैसे एक्सपेंड किया, और एक्सपोर्ट मार्केट इस बार कैसा रहा? सो एक्सपोर्ट देखिए, हम यूनाइटेड स्टेट्स को ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, करीब 75-80% ऑफ आवर प्रोड्यूस गोस टू दैट रीजन. लेकिन इंक्रीमेंटली अगर आप देखेंगे आगे चल के, हम थोड़ा सा यूरोप सेंट्रिक भी बनेंगे, थोड़ा यूरोपियन बिजनेस भी हम देख रहे हैं, इसलिए कि इवेंचुअली यूरोप के साथ FTA बनने का चांसेस हाई है, और उसके प्रिपरेशन में थोड़ा सा हम यूरोपियन कस्टमर्स के साथ बात कर रहे हैं, और हमारा बिजनेस टू यूरोप हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. This is point number 1. As far as Sri Lanka and Pakistan are concerned, वहाँ काफी इंस्टेबिलिटी चल रही है उन कंट्रीज में, उसके चलते हमें थोड़ा सा बेनिफिट दिखाई दे रहा है, मिल रहा है. थोड़े से ऑर्डर्स उन सप्लायर से इंडिया को मूव कर रहे हैं कस्टमर्स, तो उसका बेनिफिट थोड़ा सा मिल रहा है. लेकिन वो वैसे भी उनका प्रोडक्शन इज नॉट दैट हाई, सो बैंकिंग टू मच ऑन इट इज नॉट द राइट वे टू गो. We have to just cultivate our customers in the Western countries to get more orders for India. हाँ, तो यूरोप के लिए तो खैर वो यूके का कहा जा रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी इस साल के एंड तक साइन हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से आप लोग के लिए बिजनेस रेवेन्यूज बढ़ेंगे. शिवा सर, यूके और यूरोप से याद आया, ये सुनक साहब बन रहे हैं ना यूके के PM इस बार? पता नहीं, डजंट मैटर, हमारे लिए जो भी बने, मेरे ख्याल से बिजनेस बिटवीन इंडिया एंड यूके विल फ्लरिश. ऑन दैट नोट शिवा सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए.
थैंक यू। बढ़िया रिजल्ट्स। बस सर स्पेसिफिकली कह रहे हैं अगले 2 क्वार्टर्स हो सकता है प्राइसिंग और रियलाइजेशन के लिहाज से चैलेंजिंग हो जाए थोड़े से, लेकिन उसके बाद सब कुछ बेहतर नजर आता है और इनफैक्ट मोमेंटम स्ट्रांग है जो बिजनेसेस मिल रहे हैं, आ रहा है, क्लाइंट्स अप्रोच कर रहे हैं इस तरह की कंपनीज को। स्टॉक 5% की मजबूती के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। क्विकली गाबा सर, गोकुलदास एक्सपोर्ट चार्ट पे देख के बताइए। बिल्कुल बताता हूं मैं। गोकुलदास एक्सपोर्ट, GOK, यस, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स अच्छा लग रहा है मुझे। 360 के करीब बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जो है, थोड़ा वक्त देना चाहिए। मुझे लगता है 400 की तरफ जा रहा है गोकुलदास एक्सपोर्ट। यस, बढ़िया है, स्टॉक लेना चाहिए, अब भी ले सकते हैं गोकुलदास एक्सपोर्ट। चलिए, इस बीच गोकुलदास एक्सपोर्ट्स पोस्ट अर्निंग्स स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स आपके स्क्रीन पे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ। विकास सालू के हमारे जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। इस बीच प्लीज इंडिसेस लेके आइए। जो हमारा 2 बजे का डिस्कशन था, वी विल हिट ट्रैजेक्टरी ऑफ 690 ऑन द हायर साइड। 677 आपके स्क्रीन पे ऑलमोस्ट ट्रेड करता हुआ। पहले 690, फिर 721 पे ध्यान दीजिएगा। विकास, गुड आफ्टरनून। आपका कन्विक्शन का ट्रेड क्या होगा इस वक्त का? एग्जैक्टली कैसे अप्रोच कर रहे हैं मार्केट्स को इस वक्त? विकास, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। अनम्यूट कीजिए। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। देखो, मैंने सुबह भी 10 के दम में बोला था कि मार्केट में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखने मिल सकता है, बट उसके बाद वापस यहाँ से बाउंस देखने मिल सकता है। ऊपर में 16,750 के आसपास एक नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस है, वहां तक वापस मार्केट जाके रुक सकता है। बट अभी फिलहाल तो अगर स्टॉक स्पेसिफिक देखो तो बहुत अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है। मुझे लगता है कि अभी जिंदाल स्टील एंड पावर यहाँ पे जो ब्रेकआउट था उसका 365 का, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। लास्ट के आधे घंटे में हमने नोटिस किया है कि जैसे उसके ऊपर आया तो मुझे लगता है ऊपर में 388 390 के टारगेट यहाँ पे ओपन होते हुए देखने मिल रहे हैं। नीचे में 360 के आसपास का स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा। और अगर आप देखोगे तो लास्ट के 10-15 दिन में यही सी रेंज में ट्रेड कर रहा था, 365 के ऊपर जा नहीं रहा था। आज उसने वो ब्रेकआउट दिया है, तो मुझे लगता है जाते जाते इसमें एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकता है, जहां पे जो मोमेंटम इंडिकेटर है वो भी यहाँ पे क्रॉस ओवर दिखा रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे अभी फिलहाल तो पहला मेरा कॉल रहेगा 388 के लिए जिंदाल स्टील एंड पावर। अच्छा आशीष, आपको मालूम है ये विकास का जो पूरा का पूरा सिस्टम था वो म्यूट में पड़ा हुआ था, और सुबह जब हमारा यूके की सड़कें क्यों पिघल रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों पिघल रही है, उस वक्त जब म्यूट किया था ना तब से म्यूट ही पड़ा था, अब जाके अनम्यूट किया है। वो सवाल इतना खतरनाक था जनाब कि कोई इसका जवाब नहीं जुटा पाया। विकास ने उस वक्त म्यूट कर लिया था, लेकिन अब अनम्यूट अब जाके अनम्यूट हुआ है वो। एक काम करते हैं, यहाँ से लेते हैं चार्ट का चमत्कार, और विकास सालूके जी के ही सौजन्य से वो चार्ट आएगा। आइए आपकी स्क्रीन पे वो ट्रेड क्या है, आइए बात करते हैं चार्ट का चमत्कार। आज का ट्रेड बताइए विकास, क्या होगा? देखो, मुझे अपोलो टायर यहाँ पे स्ट्रांग लग रहा है, जिस हिसाब से उसमें 212 के ऊपर वो सस्टेन कर रहा है। मुझे लगता है ऊपर में 228 230 की रेंज यहाँ पे आते हुए देखने मिल रही है। हालांकि 200 डीएमए के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जिस हिसाब से ट्रेड हो रहा है आज के पूरे दिन में, तो यहाँ पे मुझे पॉजिटिव लग रहा है। ऊपर में 228 के आसपास का टारगेट यहाँ पे अपोलो टायर में आते हुए देखने मिल सकता है। नीचे में 207 का स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा। अगर स्टॉक में आज के दिन में वापस ऊपर की तरफ 215 216 के ऊपर अगर बंद होता है, तो मुझे लगता है कल से परसों में 2 दिन में यहाँ पे ऊपर की जो नई रेंज है 228 की, वो ओपन होते हुए देखने मिल सकती है। तो मुझे आज लग रहा है कि अपोलो टायर यहाँ पे बेटर कैंडिडेट रहेगा। भैया इस समय का ट्रेड है अपोलो टायर्स। ये है चार्ट का चमत्कार। 4 का चौके के अगले टीजर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। 2:40 पे एक और बेहतरीन पिक की कर लीजिएगा आप लोग तैयारी। लेकिन अब सबको दिखाइए भाई, पूरी इन हाउस टीम रेडी है। डायरेक्टर साहब बोले, प्रोड्यूसर साहब ने नाम रखा है क्या चल रहा है, और क्या चल रहा है, और बताओ क्या चल रहा है, ऐसा वाला है ना? और क्या चल रहा है? वो चाय की गुमटी में चाय की गुमटी में जाके और क्या चल रहा है? और चल क्या रहा है? हम लोग और चल क्या रहा है? नहीं, ये इसका कनोटेशन बदल जाएगा। अभी जोमेटो आने वाला है, इसमें मामला गड़बड़ा जाएगा। लेकिन तो बेसिक आइडिया ये है कि जो आजकल हॉट स्टॉक्स हैं उन सब की चर्चा कर ली जाए, सबके व्यूज जान लिए जाए, फिर एक्सपर्ट पैनल है ही उन स्टॉक्स पे उनके स्पेसिफिक ट्रेड्स या उनके स्पेसिफिक व्यूज देने के लिए। सबसे पहले एक काम करते हैं, दीपाली जुड़ी है दिल्ली से, बजाज ऑटो, इसके आने कल नंबर्स, और नंबर्स से पहले बजाज ऑटो वापस 4000 प्लस के लेवल्स पे कामकाज करता हुआ।
तो दीपाली से रिक्वेस्ट करी थी जानने के लिए कि ये साल के हाईस पे आके स्टॉक खड़ा हो गया है, ऐसा क्या कर रहा है बजाज, और जबकि डिसअपॉइंटमेंट था बायबैक वगैरह का सबका, उसके बावजूद 4000 प्लस के लेवल्स ईयर हाईस पे आके स्टॉक खड़ा हुआ है नंबर्स से पहले। दीपाली ऐसा क्या कर रहा है बजाज, आप क्योंकि ऑटोज बहुत क्लोजली ट्रैक करते हो, ऐसा क्या सही कर रहा है जो स्ट्रीट को पसंद आ रहा है, और कल के नंबर्स से ब्रॉडली एक्सपेक्टेशन क्या ये भी समझा दो साथ में आप। आशीष, अर्निंग्स से ज्यादा आगे के आउटलुक की वजह से ही इतना इंटरेस्ट बजाज ऑटो में आ रहा है। हालांकि अर्निंग्स कोई बहुत अच्छी एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि पिछले जो 3 महीने रहे हैं वो डिमांड के हिसाब से, सेल्स के हिसाब से, एक्सपोर्ट्स के हिसाब से वीक ही रहे हैं, इसीलिए नंबर्स आपको सुस्ती दिखाई देंगे। वाई बेसिस पे तो 1 से 2% की ग्रोथ रेवेन्यू प्रॉफिट्स में दिखेगी, लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस पे तो आपको डिप दिखेगा। 4% का रेवेन्यूज में, प्रॉफिट्स में 12% का, मार्जिन भी लगभग 100-125 बेसिस पॉइंट सिक्वेंशियल बेसिस पे घट सकता है। लेकिन जो आपने बात कही कि चल क्या रहा है बजाज ऑटो में, तो बहुत कुछ चल रहा है। देखिए, इनके एक्सपोर्ट्स जरूर हिट हो रहे हैं, लेकिन अभी भी डिमांड इंटैक्ट है। एक्सपोर्ट्स हिट होने के पीछे कई सारे कारण हैं। नाइजीरिया जैसे इनके की मार्केट्स है जहां पे डिमांड थोड़ी सी इंपैक्ट हुई है, जो सप्लाई कंस्ट्रेंट्स है वो इंपैक्ट कर रहे थे। लेकिन चल इसलिए रहा है ये स्टॉक, या फिर इस पे फोकस इसलिए बना हुआ है क्योंकि अब एक्सपेक्टेशंस ये है कि यहां से हालात और बेहतर होंगे। डोमेस्टिक मार्केट में इसलिए बेहतर होंगे क्योंकि रबी क्रॉप जो सीजन है वो बेहतर रहा है, रूरल डिमांड बढ़ना शुरू हुई है, वहां से और इंक्रीज होगी, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक बात आप नहीं नकार सकते हैं कि अगर आप छोटे शहरों में जाएंगे, गांव में जाएंगे, तो 100 सीसी से लेकर 150 सीसी, 180 सीसी की बाइक्स जो है वो सबसे ज्यादा बिकती हैं, और यही एक डोमिनेंट सेगमेंट है। इसमें बजाज ऑटो का जो मार्केट शेयर है वो 53% के आसपास है, और कंपनी ने बहुत ज्यादा अग्रेसिव स्ट्रैटेजी इस मार्केट शेयर के बाहर दिखाई भी नहीं है। आप देखिए, जो मैक्सिमम बाइक्स हैं बजाज ऑटो की वो आपको इसी सेगमेंट में दिखाई देंगे। पल्सर के ही जो इनकी सबसे बड़ी ब्रांड है, उसी के आपको कम से कम भी नहीं तो 8 से 10 वेरिएंट मार्केट में मिलते हैं। और अब एक्सपेक्टेशंस ये है कि और इसी को और एनहांस करने के लिए कंपनी जल्द ही पल्सर 150 सीसी और पल्सर 200 सीसी को नए रूप में मार्केट में लेकर आ सकती है। ये लॉन्च इसी साल के अंत तक एक्सपेक्टेड है। 2 और चीजें पता लगी हैं। रिपोर्ट्स ये हैं कि कंपनी ने टेक्निक और टेक्निका नाम का एक ट्रेडमार्क, ये नाम मतलब ट्रेडमार्क किया है। इंपॉर्टेंट ये है कि चेतक ई स्कूटर कंपनी फिलहाल बेच रही है, लेकिन कंपनी अपने ईवी सेगमेंट पे भी काफी फोकस कर रही है। कंपनी ने खुद कहा रिसेंटली कि 300 करोड़ का वो इन्वेस्टमेंट करेंगे अगले 3 से 5 सालों में, और 5 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां हर साल वो निकालेंगे, ये उनका प्लान है। हाल ही में अक्रूदी में उन्होंने अपना ई व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है उसकी शुरुआत भी की है। तो ईवी प्लान्स को लेकर काफी फोकस कर रही है। एक चीज और है, कंपनी ने ये भी क्लियरली कहा है कि उनका जो कॉम्बिनेशन गोइंग फॉरवर्ड रहेगा वो 50-50 का रहेगा, 50% ईवीज में और 50% आईसीई में, तो दोनों तरफ कंपनी का बायस रहेगा। तो कई सारे फैक्टर्स है जो कि सपोर्ट कर रहे हैं इस कंपनी को। डिमांड भी इंप्रूव होती हुई दिख रही है, डोमिनेंट मार्केट शेयर है, सबसे ज्यादा गाड़ियां जो बिकती हैं। हालांकि 2 चैलेंजेस अभी भी हैं आशीष, में बता दूं, सप्लाई कंस्ट्रेंट्स और डिटोरेटिंग एक्सपोर्ट्स, लेकिन कंपनी इन दोनों को सुधारने पर काम कर रही है। ये आप रिव्यू करते हो कि बजाज ऑटो की गाड़ियां, आप तो हमेशा BMW, मर्सिडीज, वो वीरू को चढ़ाने के लिए रिव्यू करते हो, कभी बाइक स्कूटर रिव्यू करा है क्या? नहीं, बिल्कुल आशीष, बजाज ऑटो की बाइक्स या बाकी जो कंपनियां हैं सबकी जो हम 100 सीसी, 125 सीसी, 200 सीसी की बाइक्स होती हैं वो भी रिव्यू करते हैं, डेफिनेटली करती हैं। साइकिल में भी है क्या रिव्यू करना पड़ता है? नहीं, ट्यूब इन्वेस्टमेंट की तो है, हरकुलिस वगैरह की। अच्छा, वो क्या आने वाली बजाज की नई क्रूजर आने वाली है कोई सी? हाँ, वो एक बड़ी क्रूजर आ रही है, यूं वाली, हाथ ऐसे ऊंचा रख के चलाते हैं, अर्नोल्ड टाइप, वैसी वो आ रही है दिवाली कब आ रही है? नाम भी कंपनी ने, डायनामो कंपनी ने उसका ट्रेडमार्क किया है नाम, और जो एवेंजर है उनकी बाइक काफी बिकती है, तो उसी की तरह ये बाइक लेके आएंगे। हालांकि ये क्लैरिटी नहीं है कि एवेंजर को रिप्लेस करेगी या ऑल टुगेदर नया प्रोडक्ट होगा, बट हाँ डायनामो के नाम से आ रही है। इस साल तो नहीं, पर 2023 में एक्सपेक्टेड है। दीपाली ऑन डायनामो, ये होगा आगे चल के। दीपाली ऑन डायनामो। अच्छा, क्विकली कमिंग सून इन 2023। सत्तर साहब, इसका चार्ट देख के बताइए रिजल्ट से पहले। अच्छा मूव तो स्टॉक ने बना, 4000 के लेवल्स के ऊपर ईयर हाइस पे खड़ा हुआ है भाई। जी देखिए, कंपनी की जबरदस्त स्ट्रेंथ है, हालांकि थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच है, तो अगर आपको एंट्री करनी ही है, फ्रेश एंट्री, तो मेरे हिसाब से 3900, 3950 का स्तर, आई थिंक दैट विल बी द आइडियल लेवल। एट दिस लेवल स्लाइटली ओवर स्ट्रेच है, तो ऑब्वियसली रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो थोड़ा सा ट्रेडर के फेवर में नहीं जाएगा, तो आई वुड लाइक टू वेट अ बिट, थोड़ा सा डिप पहले तो डेफिनेटली मैं लॉन्ग करूंगा। ये आप भी तो रॉयल एनफील्ड चलाते थे सतपुते साहब, आप क्रूजर पे मूव कर रहे हो क्या? नहीं आशीष जी, जो चल रहा है वही काफी है फिलहाल।
अच्छा, एक ये हो गया बजाज ऑटो का व्यू। कल नंबर्स आने ध्यान रखिएगा। एक स्टॉक जो सबसे ज्यादा चर्चा में आज बन गया वो है जोमैटो। अभी भी डबल डिजिट लॉसेस, 10-11% की कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा है। कैसे, क्या है? इस साल के लोज हैं, इस साल के लिस्टिंग हिस्ट्री के लोज हैं जो इस पर टच कर रहा है। क्या हो गया इसमें? डिलीवरी हो गई आज बहुत सारे शेयरों की बेसिकली मतलब 600 करोड़ शेयर जो है 79% जो लॉक इन था वो शायद आज डिलीवर हो गया, जिसके आधार पर यह हाल हुआ है। मतलब बेसिकली इनके एक लॉक इन खत्म हुआ क्योंकि 1 साल हो गया लिस्टिंग को 23 तारीख को। तो वो लिस्टिंग का 1 साल किसका लॉक इन है? एंकर इन्वेस्टर्स का लॉक इन तो 1 महीने का होता है। 1 महीने का होता है। तो जो प्री आईपीओ जिनके पास माल गया था उनका 1 साल का लॉक इन। वो प्रमोटर, एम्प्लॉय और बड़े इंस्टीट्यूशंस जो पहले से थे। तो इस कंपनी में प्रमोटर ऑलरेडी 5% है, 4.7% के आसपास प्रमोटर का स्टेक है। वो एम्प्लॉइज और साथ साथ बड़े इंस्टीट्यूशंस में टेमेसेक जैसे नाम है, उनकी तरफ से शायद कोई डिलीवरी छूटे। तो 10 करोड़ के आसपास का सौदा तो आज फर्स्ट हाफ में ही हो गया था शेयरों का। तो वो एक मार्केट ने थीम लेना शुरू किया और उसी की तर्ज पे आज बिकवाली आ रही है। और मतलब बहुत सारे इंटरेस्टिंग नंबर आप जोमैटो के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि जोमैटो जब लिस्ट हुआ था तब ये बहुत चर्चित था, 42वीं सबसे बड़ी कंपनी थी इंडिया की। और अब आज बिकवाली के बाद करीब 70-72% वैल्यू इरोड कर चुका है। 1 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप जोमैटो साफ कर चुका है। ऑलरेडी 1,33,000 करोड़ थी, वहां से गिर के 36,000 करोड़ रुपए के आसपास सिर्फ मार्केट कैप रह गई है। तो एक हाई वैल्यू इरोजन तो हुआ ही है, और उसके बाद अब इस तरह की चीजें होना वो और थोड़ा सा कंसर्न दिख रहा है। तो मतलब थोड़ा प्रेशर तो रहा ही है जोमैटो में, न्यूज फ्लो भी काफी है और चर्चित तो रहा ही है। ये 25 रुपए टारगेट तो ये पहले दिए बैठे थे, तो इन्होंने पनौती एकदम लगा दी है। गाबा जी ने कहा था कि गाबा जी है क्या अपने? अरे क्यों नहीं है? गाबा सर आपने कहा था ना 50 रुपए से नीचे करिए गया तो बहुत जोर से गिरेगा। गाबा जी, ये सतपति साहब ने भी कहा था। गाबा जी बताइए क्या हाल है इसका? अभी जोमेटो का मॉडल मुझे समझ में तो आता नहीं है। पिकअप एंड ड्रॉप ये कोई मॉडल है स्ट्रक्चरली वीक, कहीं पर भी स्ट्रेंथ नजर नहीं, और जो भी रिएक्शंस आए वहां पर बहुत ही सेलिंग आई। अब तक सेल मोड पर है जोमेटो। 50 रीच हो गया, 47 पे ट्रेड कर रहा है। कहां तक नीचे जाएगा पता नहीं, लेकिन जिन लोगों ने खरीदा है वो आज नुकसान में बैठे हैं। वो तो निकलने की कोशिश करेंगे तो सेलिंग प्रेशर रहेगा। वीरू उखड़े उखड़े इसीलिए कि इन्होंने कुछ ऑर्डर किया था, कुछ आ गया। आप इतने उखड़े क्यों हो इसके बिजनेस मॉडल से? आपका भी कुछ डिलीवरी गड़बड़ हुई क्या वीकेंड पे? ओला का भी यही है, पिकअप एंड ड्रॉप। ठीक है, बिजनेस मॉडल क्वेश्चन मार्क तो लगी गए क्योंकि परफॉर्म करके दे नहीं रहा है ये बिजनेस मॉडल। और अब एक और खबर थी, नहीं वो सीसीआई को इन्होंने जो वो मेंशन करा जुबिलेंट फूडवर्क्स ने कि स्विगी और जोमेटो से हम अलग होकर अलग से अपनी डिलीवरी करेंगे। जुबिलेंट के केस में तो उनके पास एक बहुत स्ट्रांग नेटवर्क है, तो वो तो संभाल लेंगे। वो मैकडॉनल्ड वगैरह के पास भी है। हाँ, लेकिन मैकडॉनल्ड और जुबिलेंट को हटा दो तो आप बारबेक्यू के पास नहीं है। हाँ। उनको दिक्कत एक बार को हो सकती है। मतलब नहीं, बड़े बड़े प्लेयर्स जाना भी एक ओवरहैंग बन जाएगा यार। हाँ, कमीशन को लेकर एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है कुछ, तो वो शायद एक इम्पैक्ट। चार्जेस बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं। इस बिजनेस का कोई मोट नहीं है। कोई भी रेस्टोरेंट अपने भी सर्विस दे रहा है, तो कई सारे बिजनेस की प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो प्रॉफिट आ ही नहीं रहा है अब, और रेवेन्यू को सस्टेन करने के लिए एक्विजिशंस करो, तभी compete करोगे मार्केट। फ्री मनी का दौर खत्म हो रहा है। करेक्ट। तो जो पैसे लगा रहे हैं उनको रिटर्न चाहिए। फ्री मनी का दौर मतलब अपने को तो कभी मिला ही नहीं। आपने कोई स्टार्टअप शुरू किया ना? नहीं, सीरियस नोट वो फ्री मनी नहीं है जो जोमेटो वापस करता था। वो वाली फ्री मनी नहीं है, ये दूसरी फ्री मनी है। सस्ती ब्याज दरें, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, उसकी बात हो रही है। कंसर्न अब ये भी है कि खाली ये जोमेटो ही नहीं है, अब ये यहाँ से सिलसिला शुरू होगा अगले साल, जो पिछले साल लिस्ट हुई थी उन सभी कंपनियों का भी। तो एक सूची है अगले दिखाइए जरा स्क्रीन पे, वो आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे भी, जिसमें एक लंबी सूची आएगी। इसमें अलग अलग स्टॉक्स हैं जिनकी लिस्टिंग को मेरे ख्याल से इसी महीने एक और आना है। वो अभी आने वाले ग्लेनमार्क के नंबर हैं। ग्लेनमार्क 8 तारीख को। तत्व चिंतन इस महीने, और अगस्त में लाइन लगी हुई है। तत्व चिंतन ये रहा, तत्व चिंतन की 79% हिस्सेदारी लॉक इन में है। इसके बाद ग्लेनमार्क, रोलेक्स रिंग, देवयानी, ये कुछ नाम है जिनकी 70 से 80% के आसपास की हिस्सेदारी जो है वो ऑलरेडी लॉक इन में लगी हुई है। विंडलास, कृष्णा, एक्सारो और एक कार ट्रेड सबसे इंपॉर्टेंट तो ये रहेगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी हायर लेवल से काफी ईज आउट हो चुका है। इसने तो कभी आईपीओ का भाव ही नहीं दिखा, जबकि ये प्रॉफिटेबल स्टार्टअप के नाम से आई थी। और 20 अगस्त को इसका भी 1 साल पूरा हो जाएगा। तो ये वो लिस्ट है जिसको आप नया ध्यान रखें और अपनी सिचुएशन। आज क्योंकि नोवोको विस्टास में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई, आज सुबह इसमें 80 करोड़ के आसपास के ब्लॉक हुए, और जबकि 1 जुलाई से
प्रमोटर की जो इनसाइडर ट्रेडिंग की विंडो है वो खुल चुकी है, तो इनसाइडर ट्रेड हो नहीं सकता। तो ये किसने 80 करोड़ का माल ब्लॉक में बेचा, तो ये बड़ा क्रूशियल चीज है जिसको आज आपको नजर रखनी होगी। इसलिए मेरा ध्यान आया कि शायद ये भी उसी विंडो में आ रहे हैं जिस विंडो में अब तक जोमेटो चल रहा था, इसलिए आज से इन पर आप नजर रखेंगे। इंडिपेंडेंस डे जो है हम 15 अगस्त के बाद मनाएंगे इन आईपीओस का। ये इंडिपेंडेंस डे भारी पड़ रहा है, अगर जोमेटो का एक क्लू है तो ये दिक्कत वाली बात होने वाली है। भाई साहब जरा ध्यान रखिएगा, बढ़िया लिस्ट है ये सारे वो आईपीओ पिछले साल के जिनका एक साल का वो लॉक इन खत्म होने जा रहा है, और यही जोमेटो ने आज दिक्कत झेली है। नवीन फ्लोरीन आज तो गजब कर दिए, 11-11.5%। बिल्कुल, नंबर्स इतने अच्छे हैं क्या? तो आशीष, नंबर्स भी अच्छे हैं और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी अच्छी है। अगर हम नंबर्स की बात करें और सेगमेंटल चीज़ों की बात करें तो रेवेन्यूज तो इनके 23% ऊपर थे ही, लेकिन अगर आप सेगमेंटल बात करें तो इनके जो स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट है वहाँ 33% का रेवेन्यू ग्रोथ है, एचपीपी बिजनेस में 33% का ग्रोथ है, सीडीएमओ बिजनेस में ग्रोथ नहीं थी, लेकिन मैनेजमेंट ने क्लैरिफाई किया कि जो हनीवेल के लिए ये एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खुलने वाले हैं डेडिकेटेड, वो दूसरी तिमाही FY23 से यानी अगले 2-4 महीनों में शुरू हो जाएगा और वहाँ से रेवेन्यू आना शुरू होंगे। अगर हम कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात करें तो 2 क्वार्टर्स रह के नई नई कैपेसिटीज किकिंग होगी, तो आगे की जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है वो अच्छी रहेगी, और जो सेगमेंटल परफॉर्मेंस है, फ्लोरो गैसेस का परफॉर्मेंस है, वो आगे बढ़ के इंप्रूव होने वाला है। एसआरएफ ने भी अपने कमेंट्री में यही कहा कि केमिकल बिजनेस मजबूत करेगा, नवीन फ्लोरिन ने भी वही कहा। सिमिलरली काफ़ी सारा ओवरलैप इन तीनों कंपनीज में है, तो कहीं ना कहीं ये जो मैनेजमेंट कमेंट्री, ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स और जो रेजिलियंस दिखाया है मार्जिन्स पे, क्योंकि लोगों को लगता था कि शायद ये स्पेशलिटी केमिकल वालों की मार्जिन्स आपको नीचे आते हुए दिखाई देंगे, वैसा कुछ हुआ नहीं क्वार्टर में। इनफैक्ट मैनेजमेंट ने इंप्रूवमेंट के बारे में बात की, तो कहीं ना कहीं वही कमेंट्री के बाद आपको स्टेडीली एक 2-4% के गैप अप के बाद लगभग 12% ऊपर लगभग अपने डेज हाई पे ट्रैवल करता हुआ नवीन फ्लोरिन। रखिए भाई, सबको कंसर्न्स थे केमिकल स्टॉक्स के मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट होना, उल्टा एक्सपैंड होना। और कल इनके जब मैं देख रहा था वो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, 3 अलग अलग बिजनेस वर्टिकल्स, तीनों बिजनेस वर्टिकल्स के अलग अलग सीईओ, तीनों बिजनेस वर्टिकल्स के अलग अलग पीएनएल, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अलग अलग 3 डिफरेंट बिजनेसेस के तौर पे नवीन फ्लोरिन ऑपरेट हो रही है। इसीलिए आज पूरा सेक्टर देखो ना, अब दीपक नाइट्राइट सब फट गए, जबरदस्त नंबर। एसआरएफ की भी जो रिजल्ट्स आई थी वहां उन्होंने कमेंट्री अच्छी दी, कमेंट्री अच्छी थी। तो आज वो नवीन फ्लोरिन ने तूल दे दिया। एक काम करता, नवीन फ्लोरिन पे बातचीत कंटिन्यू करूंगा, इस बीच होता साहब से जरा आज का वो 4 का चौका का अगला पिक जो था वो था मिड कैप फंडा। स्क्रीन पर लेकर आइए मिड कैप फंडा का स्टिंग। और होता साहब, कौन सा स्टॉक रडार पे आपके? मेरा स्टॉक रहेगा ऑटो एंसिलरी स्पेस में, और वो है आरके फोर्जिंग। बहुत ही कमाल का नंबर्स डिलीवर किया है Q1 में, और अगर ये मैनेजमेंट कमेंट्री की बात करें तो वो 20-25% का रेवेन्यू गाइडेंस दे रहे हैं, और एक मार्जिन का जो सबका कंसर्न था कि मार्जिन नीचे जाएगा, वो 22% एटलीस्ट मार्जिन की बात कर रहे हैं। नए नए सेगमेंट में जा रहे हैं, ऑयल एंड गैस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रेलवे, तो उसकी जगह जैसे जैसे वैल्यू एडेड और बढ़ेंगे, मार्जिन और बढ़ने वाला है कंपनी का। और सबसे अच्छी बात है, वैल्यूएशन अभी 8 टाइम्स ही ट्रेड कर रहा है FY24 में, और EV/EBITDA पे 4.7 टाइम्स ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल है, और 238 का टारगेट, इन्वेस्टमेंट टारगेट यहाँ पे होगा। आरके फोर्जिंग्स, रामकृष्ण फोर्जिंग्स है आज का मिड कैप फंडा बेट जो होता साहब को पसंद आ रहा है। और नवीन फ्लोरिन की क्योंकि बातचीत हुई तो जरा इसको असित एक बार देखेंगे, नवीन फ्लोरिन कैसा पोजीशनड है? केमिकल स्टॉक्स पे आप लोग दाव लगा रहे हो क्या? आई थिंक आशीष, जिस हिसाब से मोमेंटम आ चुके हैं अभी, इट कुड बी लिटिल वोलेटाइल। इस लेवल पे तो एंट्री नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, इसको थोड़ा वेट करना चाहिए। 48% का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है, एंड जिस हिसाब से 11-12% का रैली आया हुआ है, आई थिंक वी शुड वेट फॉर अ बिट। नो ट्रेड, नो फ्रेश ट्रेड राइट नाउ, सो आई अवॉइड द स्टॉक नवीन फ्लोरिन राइट नाउ। नवीन फ्लोरिन को अवॉइड करेंगे। इस बीच कुछ स्टॉक्स जो बढ़िया मूव कर रहे हैं उसमें HDFC ट्विंस जरा स्क्रीन पे दिखाइए। HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक, दोनों में बहुत अच्छा मूव आता हुआ। डॉक्टर साहब क्विकली स्क्रीन पे लेकर आइए दोनों ही स्टॉक्स को। और सतपथ साहब देखिए जरा HDFC ट्विंस क्या ट्रैक्शन, क्या मोमेंटम पिकअप कर रहे हैं। अब ये असल मदद करते हुए निफ्टी बैंक अब 1/4% के आसपास का उछाल, और उसको स्पॉन्सर कर रहा है ये HDFC बैंक का मूव। कोई रडार पे सतपथ साहब दोनों में से कोई? जी देखिए, दोनों रडार पे है। इनफैक्ट HDFC लिमिटेड की बात करें तो हमने पिछले हफ्ते इस पे यही टारगेट दिया था कि 2300 पहला टारगेट होगा, लेकिन 2340
2350 तक का मूव यहाँ पे अभी भी ड्यू है। तो जिन्होंने लिया है हमारे कहने पे, उनके लिए तो मैं डेफिनेटली कहूंगा आप इसमें बने रहे। एचडीएफसी लिमिटेड, आपका स्टॉप लॉस जो है वो रहेगा, अभी जो नया स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 2280 एंड यू कैन होल्ड टिल 2340 2350। और एचडीएफसी बैंक तो आशीष जी मैंने सुबह ही दिया था 8 बजे के शो में कि मुझे लगता है कि ये 1440 1450 का इमीडिएट टारगेट होगा। लेकिन ट्रैक्शन और ओवरऑल ये जो सेक्टर है प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग जिस तरह से चल रहा है, मेरे हिसाब से एचडीएफसी बैंक शुड नॉट बी निग्लेक्टेड। 1400 के आसपास से आप बने रहे, आपका स्टॉप लॉस 20 रुपए का रहेगा यानी 1380 का। 1440 1450 ये इसका पहला क्लस्टर है जो एज ए टारगेट आप इसे लेके मान के चल सकते हैं। रखिए भाई रडार पे एचडीएफसी लिमिटेड। हाँ, पिछले हफ्ते भी चर्चा हुई थी और आज फिर रडार पे आता हुआ। आज सुबह एचडीएफसी बैंक आपका प्रेफर्ड ट्रेड भी था शायद, है ना? सुबह का टॉप कॉल था 8 बजे यही दिया। तो अब एचडीएफसी लिमिटेड की बारी। दोनों ट्रेड्स फिर बढ़िया ग्रिप में आते हुए, अच्छा मूव दोनों ही स्टॉक्स में। अच्छा, ये हफ्ता इवेंट्स के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक इवेंट जिसके लिए नीरज जी बैठे नजर आएंगे। नहीं, कच्चा तेल अपनी जगह है। ये अब तो नीरज जी ना सब्जी वाले से, मतलब दुकान वाले तेल ही मांगते, लोग तक कच्चा तेल मांग रहे हैं। इस तरह से पोजीशनिंग हो चुकी है भाई। वो फेड की मीट सब तैयारी कर रहे हैं ग्लोबली, सब उसी के लिए पोजीशन कर रहे हैं। वेडनेसडे को आनी है, वेडनेसडे रात में, वेडनेसडे 11:30 बजे हमारे टाइम। हम लोगों को सुबह पता चलेगी। आपको जो पहले पता चलेगी, हमें सुबह पता चलेगी। आप तो देख ही लोगे रात। नहीं, पहले जान के भी क्या कर लोगे। ये बात भी सही है, जल्दी क्या है, सुबह उठ के पढ़ ही लेते हैं। क्या करूं एक्सपेक्ट भाई। अब तो 75 और 1 से डर लगना बंद हो चुका है, इतनी आदत में डाल दिया फेड ने। देखिए 75 की बात तो पहले हो रही थी। हाँ। फिर जब वो 9.46% आया तो फिर 1 की बात होने लगी, इन्फ्लेशन के जब आंकड़े आए। हाँ, फिर वहां की वित्त मंत्री जेनेट एलन जी ने भरोसा दिलाया कि नहीं ऐसी कोई चिंता की बात नहीं। तो अब फिर 75 की बात होने लगी है। तो अभी तक 75 की बात चल रही है, लेकिन अगर 1 कर दिया उन्होंने तो फिर थोड़ी सी बाजार को दिक्कत होगी। हालांकि 1 करना चाहिए मेरे हिसाब से, वो मुझे लगता करेंगे, क्योंकि अगर फ्रंट लोडिंग आप नहीं करेंगे तो 75 3 बार करना पड़ेगा। और आपने अगर 1 कर दिया तो हो सकता है इसके बाद सिर्फ 1.75 करना पड़े, क्योंकि जो 2% और 9% के बीच का गैप है ना वो बहुत बड़ा है। तो एक बार हथौड़ा मारना पड़ेगा उनको, वो हथौड़ा 1% से कम में पड़ेगा नहीं। अब ये देखना कि अगर मान लो उन्होंने 75 किया तो बाजार दुखी हो जाएगा कि अभी 2-3 बार और निपटना है। 1 कर देंगे तो फ्रंट लोडिंग हो जाएगी, जो मुझे लगता है कि करना चाहिए उनको। अब यहाँ पे बहुत सारी चिंताएं आप जो कह रहे हो ना वो उसमें कि 1% करें 75 करें, बाजार में एक अलग कंसर्न चल रहा है कि ये जो आप डिमांड किल करना चाहते हो ना, तो जो तमाम कंपनीज के इतने डेट पाइल अप हो गए, अचानक से अगर आप ये डिमांड किल कर दी और एलिवेटेड लेवल पर उनका डेट है या उनके वो बैलेंस शीट उतनी स्ट्रांग नहीं, तो क्या होगा। तो बाजार में वहाँ पे थोड़ी चिंता है इस बात की कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे, सॉफ्ट लैंडिंग जो बात की कैसे कराओगे आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो अभी 75-1 की बीच में गाड़ी फंसी है, 75 पचाया हुआ। अब करंट हमने 75 बेसिस पॉइंट, 75 एक आया तो थोड़ा शॉकर टाइप हो सकता है। 1 आया तो वो 0.25% का शॉकर है। ये तो है ही, लेकिन मतलब इक्विटीज के लिए थोड़ा धक्का लगेगा। इक्विटी के लिए धक्का पोजीशन नहीं है उसका। हाँ, इक्विटी धक्का लगेगा। उसके नेक्स्ट वीक अपने आरबीआई बेसिकली नीरज जी ये कह रहे हैं कि पहला डोज दूसरा डोज साथ में ले ले अगर फेडरल रिजर्व, तो बूस्टर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने मान लीजिए जैसे जो दवा ली जाती है वो वेट के हिसाब से है, आपको अगर पैरासीटामोल लेना 650 mg की चाहिए और आप 200 mg ले रहे हो, 200 mg आप 5-6 बार लोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 650 की लोगे तो फर्क। आप सब समझ गए होंगे। फेड भाई क्या करने वाला है। तो 75 शायद 75 बेसिस पॉइंट डाइजेस्टेड, लेकिन हो सकता है फ्रंट लोड करें 100 बेसिस पॉइंट की तैयारी। वही नर्वसनेस थोड़ी सी फ्राइडे को यूएस में आ रही थी और आज भी फ्यूचर्स वैसे वॉलेटाइल नहीं है, ग्रीन से रेड, रेड से ग्रीन, इस तरह से कामकाज करते हुए यूएस के फ्यूचर्स। इस बीच रचना वैद्य जुड़ चुकी हैं और रचना के साथ हमें वो अगली पिक की तैयारी करनी है फ्यूचर्स की ना, एफएनओ सुपरस्टार। रचना जी क्या आइडेंटिफाई किया आपने? जी गुड आफ्टरनून। और एफएनओ सुपरस्टार के लिए या इस वक्त की कॉल के लिए मैं मेटल्स में से नाम चुनना पसंद करूंगी। लास्ट वीक हमने टाटा स्टील की बात करी थी, 760 तक के टारगेट्स वो तो हो गए, लेकिन मेटल्स इज वन सेक्टर जहां पे अभी फर्दर फॉलो थ्रू आ सकता है। तो अब हम हिंडाल्को को देखेंगे और निफ्टी में 16,800 के करीब रेजिस्टेंस है, तो वहां जब पहुंचेंगे तो थोड़ा कॉशियस रहना है। लेकिन उससे पहले हिंडाल्को के फ्यूचर्स को अगर लॉन्ग करते हैं और यहाँ पे अगर 380 का स्टॉप लॉस अगर होल्ड होता है
तो ऊपर वाले की साइड पे हम बहुत ही जल्दी 391, 395 एंड 397 की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं। सो हिंडाल्को फ्यूचर्स बाय। ओके, एल&टी फ्यूचर, हिंडाल्को फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पर आप देखें लॉन्ग और करीब करीब 386.20 की जोन में ट्रेड करता हुआ। एक दो स्टॉक्स और बात कर लेते हैं, ट्रेड्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं इस वक्त। और आपकी स्क्रीन पर पिछले 10 मिनट में अगर आप बाजार में जो पुल बैक आया है उसके सबसे स्ट्रॉन्ग जो बिल्डअप वाले स्टॉक्स हैं उनमें एक बार नजर डाल देते हैं। केमिकल स्पेस में भी हालांकि बहुत डिस्कशन हो चुका है, जरा प्लीज़ एक बार लेके आइएगा पीआई इंडस्ट्रीज और स्क्रीन पे ये ट्रेड रखिए और लेके आइए स्क्रीन पर एक बार आप राजेश सतपुते जी को। राजेश जी, पीआई इंडस्ट्रीज एक बार स्क्रीन पे देखिएगा 3053, खूबसूरत फ्लैग 3053 मेरे स्क्रीन पे प्राइस है। डायरेक्टर साहब प्लीज स्क्रीन पे इसकी एक बार 3100 की कॉल भी रखिएगा और ये ट्रेड रखिएगा। राजेश जी, ये 11 नवंबर 2021 के बाद का ब्रेकआउट है, 53, 56, 58। ये ब्रेकआउट लगभग आप समझ लीजिएगा कि 7, 8, 9 महीने का ब्रेकआउट। कैसे अप्रोच करेंगे और 3100 की कॉल स्क्रीन पे रखिएगा, उसका प्रीमियम रखिएगा। क्या सेट 31, इट्स हार्डली 31। मेरे ख्याल से जो इसका प्राइस है उसके हिसाब से काफ़ी कम वैल्यू है, रीजनेबली प्राइस्ड ऑप्शन लीजिए। 35 हो गया स्क्रीन पर। क्या व्यू है आपका इस ट्रेड पर? जी बहुत बढ़िया ट्रेड आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया। देखिए एक चीज है यहाँ पे सबसे बड़ी कि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट देखिए 7%, 27% अब। अगर आप वॉल्यूम की बात करें तो ये वॉल्यूम आया था पिछले महीने, तो जबरदस्त प्राइस एंड वॉल्यूम के साथ यहाँ पे मोमेंटम है। तो आपने जो सिलेक्ट किया है 3100 का कॉल ऑप्शन जो करीबन 37 रुपीज के आसपास है, आई थिंक यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए। 25 रुपए का स्टॉप लॉस रखे एंड 50 प्लस का टारगेट करे, क्योंकि यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू चार्ट एक बार 3100 को ये पार करेगा तो कम से कम 200 रुपए की शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। सॉरी, सो पीआई इज अ क्लियर कट बाय। जी ये लीजिए 3100 रुपए की कॉल आपकी स्क्रीन पे बात करते करते अगर आप देखें 31 रुपए की 38 हो गई और इंट्राडे चार्ट पे काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट और वो स्पॉट अब 3070 हो गया। 3052 का भाव जो है 3070 हो गया। तो इस स्टॉक पे नजर रखिएगा। आशीष, मैं आज आई थिंक आप लोगों के डिस्कशन को सुन रहा था और कुछ मेजर स्पॉटिंग को देख रहा था बाजार में। मैं आज जिस चार्ट को रखना चाहूँगा स्क्रीन पर वो है एल&टी। एल&टी क्यों, जरा स्क्रीन पे लिखा है वो चार्ट और इसकी प्लेसमेंट देखिए। देखिए इस पूरे सेक्टर में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्विंग विजिबल थे सीमेंस में, उसके बाद एबीबी में और कमिंस इंडिया। इन तीनों स्टॉक्स ने अपने करियर का हाईएस्ट लेवल छुआ जुलाई की सीरीज में और जून जुलाई का जो बिल्डअप था वो सबसे स्ट्रॉन्ग था। एक बार तो आप पहले लेके आइए वीकली चार्ट। देखिए मेरे स्क्रीन पे प्राइस है इस वक्त 1778, ठीक है। अब मैं स्क्रीन पे रखूंगा एक बार वीकली चार्ट। ये आपके स्क्रीन पे आशीष वीकली चार्ट आ रहा है और आप समझ लीजिएगा कि CY22 का जो स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल था वीकली चार्ट पे वो बहुत ही खूबसूरती से बाइसेक्ट हुआ है और ये सेकंड कंसेक्यूटिव क्लोजिंग है एल&टी की इस वीकली स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल से। और आप डेली चार्ट्स पे देखें ना आशीष, आज कैपिटल गुड्स में दूसरा टॉप ओआई गिनर है एल&टी और इस हफ्ते इसकी अर्निंग्स भी ड्यू हैं। तो एक डिफरेंशियल याद रखिएगा, एल&टी सीमेंस और कमिंस के बीच में बन गया है। एल&टी उस डिफरेंशियल को फुलफिल कर रहा है। आपकी स्क्रीन पे डेली चार्ट से अगला कॉल राइटर्स का जोन या फिर अगर आप देखिए कहते हैं ना जैसे डेली चार्ट पे सप्लाई जोन आशीष, वो 1850 पे आता है। तो मैं ये कहूँगा सिर्फ कि अर्निंग के इस दौर में जिस स्टॉक की अभी अर्निंग ड्यू है एल&टी, वो चार्टिकली इस वक्त सबसे अच्छा लगता हुआ। और ये जो मेरी निफ्टी पे अप्रोच है ना आशीष, उसमें एक रोज जो स्टॉक आके पार्टिसिपेट कर रहा है उस श्रृंखला में भी एल&टी का कंट्रीब्यूशन देखना हमें बाकी है आशीष। एल&टी अगर आपने पकड़ ही लिया तो एक बार सुमित से पूछ लेते कल नंबर्स एक्सपेक्टेड कैसे हैं। सुमित क्विकली नंबर अच्छा आएंगे नहीं आएंगे? देखिए वाई बेसिस नंबर अच्छा आने का अनुमान वाई में कंपेयर करना चाहिए क्या? वाई वैसे करें क्या फिर? क्यू ऑन क्यू गलत मानते हैं वो भी ठीक है। वैसे अगर दोनों भी आप कंपेयर करना चाह रहे हो तो वाई क्यू ऑन क्यू दोनों ही आधार पे कंपनी के नंबर अच्छे हैं। स्टैंड लोन बेसिस पे सब्सिडीज की परफॉर्मेंस अच्छी थी, कंसोलिडेटेड बेसिस पे कंपनी का जो कैपिटल गुड स्पेस है वो भी परफॉर्म कर रहा है। इनपुट कॉस्ट का इंपैक्ट जरूर इस क्वार्टर में रहेगा, लेकिन ऑर्डर इनफ्लोज इंप्रूव हुए थे लास्ट क्वार्टर से ही। अब वो कैच क्या है कि सीमेंस पहले चल चुका, हेवेल्स पहले चल चुका, एबीबी चल गया, तो अब एल&टी भी उसको फॉलो अप ले रहा है। तो अब वो कितना कैचअप रैली मूव लेता है वो नंबर से बिल्कुल क्लियर। नंबर अच्छे ही है, नंबर अच्छे हैं, वाई भी और क्यू ऑन क्यू भी।
ये एक हैवीवेट की बात हुई तो दूसरा हैवीवेट याद आया। जरा आईटीसी को स्क्रीन पे दिखाइएगा। 300 के पार आईटीसी इस समय कामकाज करता हुआ। वीरू, आपको याद होगा ये जब 190 के लेवल्स पे था, 200 की तैयारी कर रहा था, तो बगल में बैठे नीरज वाजपेयी जी ने मिठाइयां मंगवाई थी। जरा वो ट्वीट दिखाइएगा इनका जो इन्होंने सेलिब्रेट करा था आईटीसी की चाल को। 190 वाला 300 पे कोई मिठाई नहीं, कुछ नहीं, कोई खबर ये देखें इनकी, आईटीसी के लिए मिठाई। आज 300 के ऊपर वापस, वो 200 के लेवल था, 300 है और कुछ खबर ही नहीं। देखिए अभी ये रोज ऊपर जाएगा। अरे तो इससे का मतलब तो हम लोग कल इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड पीच हुआ तो मिठाई तो बनती थी। कल नीचे आ गया ना, रुक गया। चलो कल आ जाएगी मिठाई। कल लड्डू आएगा, कलाकंद नहीं, लड्डू आएगा, कम चीनी का मंगवाना, थोड़ा चीनी, कलाकंद नहीं। अरे यार लड्डू की भी डिफरमाइज, कम चीनी वाला शुगर थोड़ा नुकसान करता है। जलेबी खिलाओ। आईटीसी का स्टॉक पे क्यों ले लेना चाहिए, वाकई अच्छा मूव, 300 के ऊपर कामकाज करता हुआ। रचना जी, आप देख के बताओ। जी आईटीसी मुझे लग रहा है ये कंटिन्यू होगा मूव यहाँ से, और ऊपर वाली साइड पे ये जा सकता है 320 तक एंड इवन 340-45 तक। ओके, ये है आईटीसी पे व्यू इस समय। लेकिन अच्छा, कुछ स्टॉक्स अब जो मूव कर रहे हैं, ये मारुति दिन के लोस, मारुति का स्टॉक दिखाएगा, आज काफी ज्यादा प्रेशर आ गया था क्या? 1.25% की दिन के लोस से रिकवरी, एकदम से वो प्रेशर आया था, 3-4% के आसपास का दबाव मारुति पे आ गया था, जबकि इसकी तो प्राइस इंक्रीज लेने की खबरें भी आई थी 6,000 है। नहीं तो इस तरह का क्यों मूवमेंट आ रहा है मारुति में? मारुति में एकदम से प्रेशर माउंट हुआ, अब तो लो लेवल से थोड़ी सी रिकवरी शुरू हुई है आना। टाटा मोटर्स लाइकवाइज थोड़ा सा रिकवर कर रहा है, लेकिन ये सब इस समय आज वीकनेस के साथ ही ट्रेड करते हुए। तो फिर नंबर से पहले मारुति की पोजीशन कैसी है? होता साहब, आप लोग का व्यू क्या बन रहा है मारुति को लेकर? नंबर्स कैसे रहेंगे? नंबर्स तो सॉफ्ट रहेंगे, इतने कोई खास नहीं रहेंगे, लेकिन कमेंट्री मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे रहने वाले हैं। जिस तरह से इनपुट कॉस्ट नीचे आया है, स्टील और बाकी सब, और चिप शॉर्टेज का जो इशू था वो धीरे धीरे इज आउट हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कमेंट्री अच्छा होना चाहिए। और पैसेंजर व्हीकल एक स्वीट स्पॉट में है, अगर रिलेटिव टू सेक्टर देखें तो अच्छा ही हो रहा है, पर वीकनेस है मारुति में, तो इन्वेस्टमेंट के लिए तो लेना ही चाहिए। नियर टर्म में आई डोंट नो, थोड़ा सा वॉलेटिलिटी हो सकता है इन रन अप टू रिजल्ट। इन्वेस्टमेंट के लिए लेवल अच्छा है। इस बीच ये मिठाई की चर्चा हुई थी, अब फरमाइश तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन मिठाई का डब्बा आ गया है। महेश जी लेकर आ रहे हैं। महेश जी, मिठाई लेकर खिला दो यार आईटीसी के लिए। ये देखो, ऐसा है, आप डिमांड करो चीज। आईटीसी के इश्क वाले, आईटीसी के आशिक कम नहीं। लड्डू पकड़ आईटीसी की चारों तरफ है, आईटीसी की आशिकी है क्या? अरे एक्चुअली पूरा डब्बा भरा हुआ है। आपने नाम लिया, देखिए आईटीसी हर परिवार का हिस्सा है, हर घर का हिस्सा। वैसे सीरियस नोट पे इन्होंने जो आज तक नहीं करके दिखाया था, इनके बेटे ने करके दिखा दिया। क्या हो गया? 90% मार्क्स ले आए, ये उसके लिए मिठाई थी। बहुत बधाई भाई। अरे तो हेलो भैया, खिलाने के लिए लाए थे। अरे बाद में खिला देगा, अभी शो चल रहा है। अच्छा, जो जब तक ये सब चल रहा है, जो स्टॉक्स मूव कर रहे हैं उन पे आता हूं। अपोलो हॉस्पिटल आज किसी ने सुबह पिक के तौर पे लिया था, मेरे ख्याल से गाबा सर आपका था ना? अपोलो अब मूव करना शुरू कर रहा है, बढ़िया। कैसा प्लेस है गाबा सर, रिविजिट कर रहे हैं उस ट्रेड को? वेल, अपोलो हॉस्पिटल अब भी मुझे अच्छा लगता है, बुरा नहीं है। 4150 का स्टॉप लगाना चाहिए, 4250 पहला टारगेट, फिर 4300 पॉसिबिलिटी है अपोलो हॉस्पिटल। यस, ओके, अपोलो हॉस्पिटल्स आपकी स्क्रीन पे सुबह प्रकाश ने ट्रेड पिक भी किया था। इट्स डूइंग वेल, करीब 62 रुपए ऊपर 1.5% की तेजी के साथ ट्रेड करता है। खैर, अब 3 बज चुके हैं, एक दो अगर आप देखें स्विंग ट्रेड्स लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा एक सेगमेंट बचा है, उसके बारे में बात भी करेंगे, लेकिन मैं एक दो ट्रेड्स और लेता हूँ। पहले तो ये बात है कि जनाब 10% स्विंग पीआई इंडस्ट्रीज की वो कॉल करीब समझ लीजिएगा कि 42 का हाई लगा के आई, यानी करीब 25% का स्विंग इंट्राडे में दे चुकी है। प्रॉफिट बुक करना हो करिए, आगे अगर आप देखें चलते हैं, लेकिन निफ्टी 16643 की जोन में। अब एक ट्रेड लेके आइए, मैं थोड़ा आई थिंक ट्रेड स्पॉटिंग कर रहा हूँ हल्की सी। एक बार आप स्क्रीन पे रखिएगा, सिंस इट्स आई थिंक मंथली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है आज, छोटे छोटे ऑप्शंस पे ध्यान दे रहा हूँ मैं। आप लेके आइए मैकडी की 870 की कॉल ऑप्शन, स्क्रीन पे रखिएगा प्रीमियम, और उसके बाद उसको थोड़ा सा ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। असित 870 की कॉल ऑप्शन आप समझ लीजिएगा कि प्रीमियम, मेरे स्क्रीन पर जो डायरेक्टर साहब लेके आइएगा,
862 पे है, इसने क्लासिकल बेस के अगर आप देखें हाई को काटा 850 के जोन में। इट्स 945 स्क्रीन पे 9 रुपये 45 पैसे पे है। आपका व्यू क्या है असित, क्योंकि अब अगला सप्लाई जोन परसिस्ट करता है यहाँ से थोड़ा सा ऊपर, वो आता है करीब करीब 890 के जोन में। क्या इस ट्रेड को स्विंग के प्रोस्पेक्टिव से या फिर इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से अगले 10-15 मिनट के लिए लेना चाहिए? इट्स 945। आई थिंक इसको लेना चाहिए वीरेंद्र जी, जिस हिसाब से ट्रैक्शन दिख रहा है, कॉल अनवाइंडिंग हो रहा है, मुझे लगता है कि ये कॉल को लेना चाहिए। ट्रैक्शन दे सकते हैं, इस वजह कि मुझे नहीं पता कि हाउ एग्जैक्टली वीकली बेसिस पे हम कॉल ले सकते हैं, कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, बट सेटअप इज लुकिंग गुड एंड शुड बी टेकन। जैम आपकी स्क्रीन पे 870 की कॉल बात करते करते याद रखिएगा हम थोड़ा सा क्लोजिंग में स्विंग्स को ट्रेड कर रहे हैं, और अब आप देखिए करीब करीब 11.25 पे आ चुकी है। आई मीन छोटे छोटे स्विंग्स पे ध्यान दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं आपकी स्क्रीन पर। लेकिन रचना जी, ये आपका भी बात किया हुआ स्टॉक है, आपको डिलीवरी बेसिस पर अगर काम करना है, अगर आप 10 नवंबर 2021 से लेकर अब तक के चार्ट को देखें, यानी 864 इज द आई थिंक 4th हाईएस्ट क्लस्टर, जो कि उस स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल का एक रेजिस्टेंस पॉइंट आएगा। आप क्या मानती हैं, ये कहां तक का स्विंग देगा अगर 865 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है? रचना जी। जी, ये काउंटर में डेफिनेटली ऊपर वाली साइड पे स्पेस है, और आप जिस हिसाब से बात कर रहे हैं उस हिसाब से देखा जाए चार्ट को, तो यहाँ पे डेफिनेटली इंट्राडे वगैरह तो ठीक है, पर इवन पोजिशनली एक पोजीशन क्रिएट करने का मतलब बनता है जिसको आप होल्ड करें मल्टीपल डेज एंड ऑल। और ऊपर वाली साइड पे इसका पोजिशनली अगर देखा जाए तो फर्स्ट टारगेट जो हो सकता है 930 तक की स्पेस अवेलेबल है, तो काफी स्पेस है, और 930 भी अगर निकल जाता है देन ऑब्वियसली 950 एंड ऑल की बात कर सकते हैं, पर रास्ता साफ है, स्पेस अवेलेबल है, और ओवरऑल मार्केट के सपोर्ट के साथ ये चल सकता है, 900 क्रॉस कर सकता है आसानी से। ओके, लीजिए बात करते करते यूएसएल डे हाई पर जरा प्लीज ऑप्शन का प्रीमियम लिखा है स्क्रीन पे। देखिए हम क्लोजिंग को ट्रेड कर रहे हैं, हमें छोटे छोटे ट्रेड्स पे फोकस करना है। 9 रुपये 40 पैसे का वो प्रीमियम स्क्रीन पे अब 12 रुपये 40 पैसे हो गया। छोटी स्पॉटिंग देखिए, करीब 10% का स्विंग हमने निकाला अभी पीआई इंडस्ट्रीज में। यूनाइटेड स्टेट्स याद रखिएगा ऑप्शन और डिलीवरी प्रोस्पेक्टिव से दोनों से अच्छा है। एक मल्टी मंथ चैनल बाइसेक्ट हो रही है और वो ऑप्शन करीब करीब 1240 का हो गया, तो अच्छे अगर आप देखें स्विंग्स मिलते हुए। निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों की क्लोजिंग बेहद शानदार ट्रेजेक्टरी में होने की अगर आप देखें पूरे कयास मिल रहे हैं। ये क्लोजिंग याद रखिएगा, मैं इसलिए अच्छी कह रहा हूँ क्योंकि वी आर मेंटेनिंग आवरसेल्फ अबव 16600, वो पहला ऑप्शन राइटर पुट राइटर जिसके कन्विक्शन के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन आशीष, मैकडी आपकी स्क्रीन पे सावन के दूसरे सोमवार में अब डे हाई पर इट्स 866 और ऑप्शन लगभग 13 रुपए स्ट्राइक करता हुआ। आशीष गजब है भाई, वीडियो की स्पॉटिंग देखिए आप। ये लिकर स्टॉक्स अलग से रखेंगे आपने स्क्रीन पे? अच्छा, एशियन पेंट दिखाइए भाई स्क्रीन पे जरा। कार्यक्रम की शुरुआत में हम लोग मेंशन कर रहे थे कि नंबर्स से पहले उसमें मोमेंटम पिकअप हुआ था। एक काम करते हैं, सुमित स्टूडियोज में ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो एक बार समझ लिया जाए एशियन पेंट के नंबर्स, क्योंकि क्रूड की वॉलेटिलिटी को झेलना है एशियन पेंट्स को। और डिमांड ट्रैक्शन कैसा रहा दरअसल? ये बहुत हद तक ये चीज़ें अपनी पहले ही क्लियर कर ही देते हैं कि किस तरह की सिचुएशन सिनेरियो इनके साथ सेक्टर में चल रही हैं। तो इनके कुछ कुछ बयानों में चीज़ पहले क्लियर थी कि इनको इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट आ रहा है। 14% ऑलरेडी चल चुका है शेयर इस साल में अब तक। अब रेवेन्यू फ्रंट पे 35% 36% के आसपास ही ग्रोथ का अनुमान है, 7000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यूज रहने का अनुमान है। मार्जिन स्लाइटली बढ़ेंगे डिस्पाइट इनपुट कॉस्ट राइज है, लेकिन कंपनियों से मिटिगेट कर प्राइस हाइक बहुत तगड़े लिए थे, उसी वजह से कंपनी के मार्जिन सपोर्ट करेंगे। तो 17-17.5% के आसपास मार्जिन आने का अनुमान है। लो बेस पिछले साल के सामने मुनाफा ठीक होगा, करीब 875 करोड़ मुनाफा आएगा, 15% के आसपास 52% के आसपास की बढ़त वहां पर वाई बेसिस पे देखने को मिल सकती है। क्रूशियल पार्ट है वॉल्यूम। पिछली बार 8% था क्योंकि बहुत बड़ा डैमेज खाया था पिछले क्वार्टर के नंबर्स में, तो इस बार 24% के आसपास आने का अनुमान है। तो सीक्वेंशियल बेसिस में इनके वॉल्यूम जो है वहां पर एक बड़ा जंप होगा। हालांकि अगर आप वाई बेसिस पे देखेंगे तो 48% के सामने 24 से 26% के आसपास के जो वॉल्यूम का एक आंकड़ा है वो आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। 2-3 चीजें, जो डेकोरेटिव स्पेस है वहां पर बेटर ग्रोथ रहेगी, डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ अगले 2 क्वार्टर के अंदर आने का अनुमान है। सबसे क्रूशियल पार्ट है इनकी कमेंट्री, इनपुट कॉस्ट को लेकर, वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर, टीयर 2 मार्केट्स को लेकर, और स्पेशली नए प्लेयर्स के यहां आने को लेकर, और साथ साथ कंपनी के होम फर्निशिंग कारोबार की ग्रोथ को लेकर। ये कुछ 4-5 चीजें हैं जिनको बाजार बहुत कीनली सुनना चाहेगा, तो उन लिहाज से आप नजर रखें। लेकिन अदरवाइज नंबर वाई बेसिस पे आपको एशियन पेंट के बेटर साइड पे दिखाई पड़ेंगे।
एशियन पेंट्स ये हो गया। अच्छा होता साहब, आप लोग 3000 पे बायर हो एशियन पेंट्स पे? इन्वेस्टमेंट बाय तो हमेशा रहेगा, ऐसे कंपनी पे तो प्रीमियम में ही चलेगा हमेशा। तो एशियन पेंट अगर लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना होगा तो डेफिनेटली बाय करेंगे, और शॉर्ट टर्म के लिए होगा तो एक बार आने दीजिए। कमेंट्री स्टॉक बहुत कर चुका है क्रूड फॉल के कारण, तो शॉर्ट टर्म के लिए कंसर्न्स थे होता साहब कि ग्रासिम आने से अपना डबल केपेक्स कर देना, नंबर 2 प्लेयर बन के दिखाऊंगा मैं, तो डिस्प्लेस करेगा कई सारे प्लेयर्स को, मार्केट शेयर छीनेगा। वो सब नर्वसनेस की अभी जरूरत नहीं है, जब होगा तब होगा, है ना? ऐसे 1-2 प्लेयर्स पहले भी आए थे जो डिस्टर्ब नहीं कर पाए। मार्केट लीडर तो सर मार्केट लीडर ही रहेगा। अल्ट्राटेक भी अगर देखिए कि जिस तरह का नंबर्स आए हैं और कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, वो तो मार्केट लीडर भी रहेगा। उसी तरह से एशियन पेंट भी मार्केट लीडर ही रहेगा, चाहे कोई भी प्लेयर आ जाए। तो भैया इन्वेस्टमेंट के लिहाज से तो पसंद आता है। मोमेंटम अपनी जगह जो इस समय चल रहा है। अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स, आज सुबह बात हो रही थी, क्यों हो रही थी वो, आज हम लोग सुबह चर्चा कर रहे थे यूके गर्मी से क्यों उसका इंफ्रा क्रिपल कर रहा है, तो अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट से पूछा था, हमारे पास जवाब नहीं था। हालांकि लकीली उनको भी यही लग रहा था कि ये क्यों कि जो हमारा जवाब था कि ठंड के लिए इंफ्रा वो बनाते हैं। तो लेकिन इस बीच आज मूव अच्छा कर रहा है, 1130 करोड़ का ऑर्डर इस समय बैक करता हूँ। हाँ, उस न्यूज पे। यतिन, डीलिंग रूम में क्या हाल है? तो देखिए 2 स्टॉक्स जो आज डीलिंग रूम के रेडार पे हैं। सबसे पहले बैंकिंग में से इंडसइंड बैंक रिजल्ट्स के बाद मजबूत रहा है, और कहीं ना कहीं जो ग्रोथ की गाइडेंस मैनेजमेंट ने दी है और जो कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद हमने देखा है स्टॉक में रैली हुआ है, वो कहीं ना कहीं यहाँ से भी मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। इनफैक्ट BTST के ट्रेड डीलर्स आज इस स्टॉक में सुझा रहे हैं अपने क्लाइंट्स को 20 से 25 रुपए का अपसाइड उनको लगता है स्टॉक में 1-2 दिनों में देखने को मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक्सपायरी के पहले इंडसइंड बैंक में काफ़ी अच्छा BTST का ट्रेड आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मेटल स्टॉक्स पे ध्यान दीजिए, NMDC, JSW स्टील जैसे स्टॉक्स। इनफैक्ट JSW स्टील इतने खराब नतीजों के बाद आज होल्ड अप कर रहा है। इसका रीज़न जो है और जो बज़ है डीलिंग रूम से वो ये है कि जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है जो सरकार ने स्टील सेक्टर और आयरन ओर सेक्टर पे लगाई थी, वो कहीं ना कहीं रिव्यू हो सकती है और वहाँ ड्यूटी घट सकती है। आपने पेट्रोलियम पे ऑलरेडी देखा कि सरकार ने एक अहम स्टेप लिया जहाँ जो विंडफॉल टैक्स था वो कम किया गया। तो कहीं ना कहीं स्टील सेक्टर भी अभी यही मांग कर रहा है सरकार से, और कहीं ना कहीं जो स्टील के दाम और आयरन ओर में आपको जो कट्स आते हुए दिखाई दिए, शायद सरकार अभी इसका रिव्यू बहुत जल्द करेगा, ऐसा डीलिंग रूम्स का मानना है। और इसीलिए मेटल्स में थोड़ी बहुत लॉन्ग पोजीशंस आज डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं और खरीदारी सुझा रहे हैं। और इन जनरल हम देख रहे हैं कि पिछले 1-2 ट्रेडिंग सेशन से मेटल स्टॉक्स में काफ़ी शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग का ये मिक्स आपको होता हुआ दिखाई दे सकता है पूरे के पूरे स्टील सेक्टर और आयरन ओर सेक्टर पे। जी, ये बात तो यतिन ने बिल्कुल सही की। अगर आप देखें आज JSW स्टील ने जिन नंबर्स के बाद एक रिवर्सल दिया है, और टाटा स्टील ने अगर आप देखें जिस क्रिटिकल लेवल से रिवर्सल दिया है, टाटा स्टील में आप देखिएगा 10-20 का पॉजिटिव क्रॉसओवर। तो मेटल्स में आप देखिए हरकत बढ़ रही है लोअर लेवल्स पे। खैर, मैं 1-2 ट्रेड्स पिक कर रहा था और उसी श्रृंखला में देखिए मैं थोड़े बहुत छोटे से ऑप्शंस को लोकेट कर रहा हूँ। अभी हमने 10-20% के स्विंग इंट्राडे बेसिस पे निकाले। मैं एक ट्रेड और रखना चाहूँगा इससे पहले कि मैं BTST या फिर मोमेंटम कॉल्स में जाऊँ। डायरेक्टर साहब, आप एक काम कीजिए और याद रखिएगा ये बहुत अच्छे स्विंग ट्रेड्स होते हैं, और डिलीवरी की नहीं, मैं इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ मैं। जरा प्लीज़ राजेश सतपुते जी, कैनफिन होम्स की एट द मनी कॉल पे बात कीजिएगा 550। डायरेक्टर साहब तुरंत रखिएगा स्क्रीन पर, ज़्यादा देर मत कीजिएगा। 550 की कॉल, कैनफिन होम्स की ये 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग आते हुए 950 पे ट्रेड कर रही है। राजेश जी फटाफट बताइए, कोई अगर सिर्फ स्क्रीन ट्रेड कर रहा है एक इंटरडे ट्रेडर तो कैसे अप्रोच करे? 9 रुपये 50 पैसे स्क्रीन पे प्रीमियम है। 200 डेमा के ऊपर, यानी वो जो लास्ट कैंडल का मैसेज था वो इसने एक्सेप्ट नहीं किया, और आई थिंक स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ। आपका व्यू इस स्टॉक पे, इस ऑप्शन पे? वीरेंद्र जी देखिए, मेरे हिसाब से लेना चाहिए क्योंकि कैंपेन में जो सपोर्ट था वो 540 के आसपास था। काउंटर में स्ट्रेंथ थी, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमने फ्राइडे देखी, लेकिन सामने एक्सपायर है तो इसको फिर से घूमना है। कहां तक जाएगा? 570, 580। तो ये जो आपने कहा कैंपेन का जो कॉल है 550 का करीबन 9.5-10 रुपए के आसपास, इसे आप बाय करें। प्योरली स्विंग ट्रेडिंग करना है, छोटा 8 रुपए पे स्टॉप लॉस रखे, 7 रुपए के आसपास रखे तो थोड़ा बेटर हो जाएगा। तो ये 9.5 पे बाय करें, 7 का स्टॉप लॉस रखे, 14 to 15 का टारगेट लेके करें, क्योंकि दैट इज व्हाट द स्विंग ट्रेड इज इंडिकेटिंग कि परसों के बिकवाली के बाद आज फिर से घूमेगा।
कैनफिन होम्स कॉल 9 रुपये 50 पैसे की वो कॉल आपकी स्क्रीन पर आप देखें, स्विंग देकर लगभग 11:35 पे आ गई है। याद रखिएगा जब हम इस प्रकार की स्पॉटिंग कर रहे हैं, इट्स इंट्राडे स्पॉटिंग, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए 9 रुपये का ऑप्शन 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 हो जाए, इट्स आई थिंक 30% याद रखिएगा। तो अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, तो इन ऑप्शंस पे ध्यान दीजिएगा। क्लोजिंग के वक्त अमूमन यही होता है, जो स्टॉक डे हाई पर है वो आखिरी में 1-2% का स्विंग और देता है, जो कोलैप्स हो रहा है वो आखिरी में 1-2% और स्विंग होता है। तो ये ऑप्शन अगर आप देखें 11:35 पे आके ट्रेड करता हुआ 15 तक का स्विंग पेंडिंग है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि ऑप्शन की रिटर्न्स को 10, 20, 30, 5, 4, 8% के स्विंग रिटर्न्स के हिसाब से लेके चलिए। अगर पोजिशनल है तो दैट इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो दैट इज समथिंग डिफरेंट। चलिए एक काम करते हैं, मोमेंटम कॉल्स का यहाँ पे अब जिक्र करना शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं प्रकाश सर से। प्रकाश सर बताइए क्या पिक करेंगे आप? मैं लूंगा यूनाइटेड स्पिरिट्स। ये स्टॉक बढ़िया नजर आता है, स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, ब्रेकआउट मिला है, अब ट्रेड कर रहा है 865, स्टॉप होगा 850 का, लेकिन टारगेट 900 का होना चाहिए। यूनाइटेड स्पिरिट्स वक्त दीजिए उसे, जो मोमेंटम है उसके हिसाब से लगता है 900 की तरफ जा रहा है यूनाइटेड स्पिरिट्स। यूनाइटेड स्पिरिट्स याद रखिएगा, अभी हमने डिस्कस किया, मैंने किया, रचना जी ने किया डिस्कशन, और देखिए इसकी सिर्फ इंट्राडे नहीं, आप इसकी पोजिशनल प्लेसमेंट देखिएगा, अव्वल दर्जे की है, शानदार और अच्छा मूव कर स्टॉक देता हुआ 865 डी हाई के क्लस्टर पर जाके क्लोज होता हुआ। राजेश जी बताइए आप क्या पिक करेंगे स्विंग पर्सपेक्टिव से? वीरेंद्र जी देखिए, स्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो मैं तो इन्फोसिस लेके जाऊंगा। सुबह भी इस पे बात हुई थी, सुबह भी यही कहा था 1490 1500 ये नेकलाइन है, ये होल्ड करना चाहिए। और जिस तरह से आज का पूरा प्रेशर एब्सॉर्ब किया इस लेवल पे, तो मेरे हिसाब से इन्फोसिस आप एक सेफर बेट हो जाता है। तो मैं इस लेवल पे एट ए लेवल अबव 1500 में बाय करूंगा, मेरा 20 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। और जैसे मैंने सुबह भी कहा, मेरा इसका टारगेट है 1550 से 1560। इन्फोसिस में अगर आप देखें, आपका BTST ट्रेड है, और एक चीज़ याद रखिएगा, आज ये स्टॉक ठीक है, आप ये कहेंगे कि चला नहीं, बट ये कोलैप्स नहीं हुआ, ये अपने आप देखिए बॉटम लाइन के फ्रंट पे और साथ ही साथ एट्रिशन के फ्रंट पे शायद बाजार बहुत उत्साहित नहीं था इनके नंबर से, लेकिन स्टॉक कोलैप्स नहीं हुआ। थर्सडे को जो इसका OI एडिशन हुआ था, मैं अभी मानता हूँ वो एक बहुत निर्णायक OI एडिशन था। स्टॉक पे नजर रख के चलिएगा, अच्छी स्पॉटिंग है राजेश जी। कभी कभी अगर आप देखें, आपको मुश्किल दौर में भी किसी स्टॉक को लेना पड़ता है, सोचना पड़ता है उसके बारे में। असद जी आपका ट्रेड क्या है बताइए? वीरेंद्र जी मैं अदानी एंटरप्राइज को देख रहा हूँ। आई थिंक अदानी एंटरप्राइज में एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से इसको लॉन्ग में लेना चाहिए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 25-35 फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 2600। थोड़ा पोजिशनल रह सकता है, बट ट्रैक्शन काफी अच्छा, तो अदानी एंटरप्राइज को लेना चाहिए लॉन्ग साइड में। अदानी इंटरप्राइजेस को आप कैरी करेंगे कल के लिए, आपको स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। याद रखिएगा इस स्टॉक ने आज अपने करियर का अब तक का सबसे अच्छा स्तर छुआ, यानी ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। रचना जी आप क्या पिक करेंगे और क्या कैरी करेंगे? जी मेरी नजर इंडियन होटल्स पे है। इंडियन होटल के फ्यूचर्स में मुझे कंटिन्यूएशन नजर आ रहा है, जो इस काउंटर को 266 एंड 270 की तरफ लेके जा सकता है। यहाँ पे एसएल होना चाहिए 256 के करीब। इंडियन होटल्स मेरे ख्याल से ये ट्रेड पहला पिक किया था आज, ये किसने, ये राहुल शर्मा जी ने पिक किया था मेरे ख्याल से। यस, ये सुबह में आज जो हमारा क्विक सिंगल्स का सेगमेंट होता है उसमें राहुल शर्मा जी ने पिक किया था। आज इसकी क्लोजिंग वाकई अगर आप देखें अच्छी होती हुई, लेकिन वाकई आई मीन स्ट्रॉन्ग चार्ट। संजीव होरा जी बताइए आप कल के प्रोस्पेक्टिव से क्या पिक करेंगे? अभी हम डिस्कस कर रहे थे इन्फोसिस कोलैप्स नहीं हुआ, आई थिंक कुछ डाउट्स थे हमें बाजार के मन में बॉटम लाइन को लेकर, मार्जिन्स को लेकर, एट्रिशन रेट्स को लेकर, बट स्टिल स्टॉक कोलैप्स नहीं हुआ। बहुत सारे स्टॉक्स इस कार्यक्रम में डिस्कस भी किए गए। आप शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी को देखते हुए क्या कैरी करेंगे करके? मुझे लगता है एक्सिस बैंक को यहाँ पे पिक करना चाहिए कि जिस तरह से नंबर आए हैं ICICI बैंक और कोटक के, आई थिंक एक्सिस बैंक भी सरप्राइज कर सकता है बाजार में जो एक्सपेक्टेशन है, तो उसके हिसाब से एक्सिस बैंक को यहाँ पे पिक करना चाहिए फॉर बाय साइड। एक्सिस बैंक को आप पिक करेंगे। देखिए आखिरी में इसकी आके थोड़ी सी जो क्लोजिंग है वो ठीक ठाक नहीं है, लेकिन सुबह मोमेंटम काफ़ी काबिल तारीफ था। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज बैंकिंग में हुआ क्या है। बैंकिंग सुबह बहुत स्ट्रांग था, उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, ये लाजमी है कि एक इवेंट क्लोज हुआ। ICICI बैंक ने अगर आप देखें अच्छे नंबर्स दिए, वो
प्रॉफिट्स में कैश में कन्वर्ट हो गए। लेकिन जहां तक क्लोजिंग बेसिस पे सवाल है, याद रखिएगा बैंकिंग में आज टॉप ओआई गेनर्स लॉन्ग साइड पे रहे हैं इंडसइंड बैंक। एक्सिस बैंक में क्या हुआ? एक्सिस बैंक देखिए सिंक हुआ बाद में, बट स्टिल अपने साथ बहुत सब्सटेंशियल लॉन्ग ओआई कैरी कर रहा है कल के लिए। तो संजीव जी का जो ट्रेड है वो यहाँ पे एक्सिस बैंक इज डूइंग वेल। थोड़ा सा अगर आप देखें हायर लेवल्स पर रिट्रेस हुआ, लेकिन ओआई एडिशंस काफ़ी अच्छे खासे थे। मैं अब जाते जाते एक स्टॉक और मार्क करना चाहूँगा जहाँ पे मुझे बतौर एक ट्रेडर शायद एक अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, और उसके बाद शायद मैं थोड़ा सा मार्केट ब्रेथ लेके आइएगा डेरिवेटिव्स वाली, वो चेक करूँगा। आसित है क्या कार्यक्रम में? अभी गेस होंगे मेरे ख्याल से। नहीं है। तो एक काम करते हैं, ये प्रश्न लेंगे राजेश जी से, और आप एक काम कीजिएगा 900 की कॉल मार्क करके रखिएगा टाटा केमिकल की, फ्यूचर्स रखिएगा, स्पॉट रखिएगा, 3 चीज़ रखिएगा। राजेश जी, अगर आपकी स्क्रीन पे ये स्टॉक होता, आई थिंक ये सुबह मेरे मन में स्टॉक था लेकिन मैंने स्किप कर दिया, वो मेरी गलती थी। जब ये 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पार कर रहा था तभी बात करनी चाहिए थी, बट फाइनल मैसेज देता हुआ इट्स अ क्लोज एट 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 893 मेरे स्क्रीन पे भाव है। 8 रुपये 15 पैसे अगर आप देखें यहाँ पे कॉल का भाव है। फ्यूचर्स, डिलीवरी या फिर ऑप्शंस में कहाँ आपको अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है? ये बहुत शानदार क्लोजिंग है, और ये क्लोज आएगा 100 डिमा के ऊपर 24 मई 2022 के बाद पहली बार। आपका व्यू? वीरेंद्र जी देखिए, बहुत अच्छे आपका रीडिंग है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल 885 इसका 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिस पर ये सरपास किया आज। दूसरी चीज, एवरेज वॉल्यूम से आज वॉल्यूम्स अच्छे है। तीसरी शॉर्ट कवरिंग है, तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या होना चाहिए? वो होगा 915 से 920। दैट इज व्हाट द स्विंग ट्रेडिंग इज सजेस्टिंग। सो टाटा केमिकल 895 पे आपको लेके जाना है 880 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट होगा 910 से 915। अगर आपको ऑप्शंस करना है तो 900 का कॉल ऑप्शन जो 10 रुपए के आसपास है, अगर आप इस ऑप्शंस का चार्ट लगाएंगे तो भी आपको समझेगा कि बहुत अच्छे कंसोलिडेशन के बाद आज मूव है। सो एट अ लेवल ऑफ 10 रुपीज 900 का कॉल जो 10 के आसपास है, इसे आपको लेके जाना पड़ेगा। स्टॉप लॉस लेकिन थोड़ा डीपर होगा 6 के आसपास, और अगर हम सही ठहरे वीरेंद्र जी तो इसका प्रोजेक्शन बनता है करीबन 22 तक। सो टाटा केमिकल डेफिनेटली मेरे रडार पे रहेगा, इट्स अ बाय। जैम याद रखिएगा, इंडस्ट्रीज भले ही अगर आप देखें आज बहुत कुछ नहीं कर पाए हों, लेकिन ये एक बहुत ही शानदार कंसोलिडेशन का दिन था, और मैं इसे शानदार कंसोलिडेशन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसने अपने एक बहुत ही अच्छे पिवट पॉइंट के ऊपर कंसोलिडेशन किया। ऐसा नहीं था कि कोलैप्स हुआ, गया 510 को टेस्ट किया, नो, बहुत अगर आप देखें अच्छी तरीके से 564 के अपने पिवट पॉइंट को टेस्ट किया, और वहाँ से अगर आप देखें ऊपर आके क्लोज होता हुआ। और जानते हैं अच्छा क्या लग रहा है? केमिकल्स ने जिस तरीके से मूव किया आज स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स के बाद, आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में देखिए, कैनफिन होम्स को देखिए, क्या शानदार मूव दिया यहाँ पर। वाकई ये क्लोजिंग अच्छी लगती हुई। एक बार एफएनओ सेटअप लेके आइए आपकी स्क्रीन पे। टाटा केमिकल की वो कॉल जो 8:15 की स्क्रीन पे गई थी ना, वो 10:50 की हो गई है। तो स्विंग अच्छे मिलते हुए ऑप्शन ट्रेड्स पे, और कैनफिन होम्स भी अब डी हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। एफएनओ सेटअप क्लोजिंग बेसिस पे क्या है? नवीन फ्लोरीन एसआरएफ एक स्ट्रॉन्ग अगर आप देखें प्रेजेंस थी पूरे के पूरे जिसे कहते हैं ना केमिकल स्पेस की। देन स्पिरिट्स प्रिवेल करते हुए अभी हमने यूएसएल का डिस्कशन किया, इंडियन होटल्स, टाटा स्टील, मेटल्स में अगर आप देखें सुबह ही इसने अपनी आज प्रेजेंस फील कराई थी। देन शॉर्ट स्क्यूज हुआ था आज यहाँ पे गेल में, और डेल्टा कॉप में, आरबीएल में, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में, जेएसपीएल में। और देखिए इवनली पॉइज था बाजार, लेकिन हुआ क्या कि आज एक प्रॉफिट टेकिंग की फीलिंग थी। आपके स्क्रीन पे जो बिल्कुल कोने वाला खेमा है ना, लॉन्ग अनवाइंडिंग, वो इंडिकेट करता है कि बाजार ने थोड़ा सा अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने के बारे में सोचा। मेजर टारगेट था आज रिलायंस, जहां पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ, कोलगेट, मारुति सुजुकी, ट्रेवल एंटरप्राइजेस, कोटक महिंद्रा बैंक और जीएसपीएल, बंधन बैंक, आईडीएफसी, एमएनएम और इंडिया मार्ट में आज आशीष लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली। आशीष ओके, आई थिंक अभी आशीष के ऑडियो में कुछ इशू है, मैं थोड़ा सा और कुछ मुद्दों पे बात करता हूँ। बस एक दो चार्ट और ले लेता हूँ, और फिर उसके बाद वो स्पेस जहाँ पे आज लॉन्ग बिल्डअप काफ़ी अच्छा खासा हुआ है। एक बार आप एसबीआई लेके आइएगा, एक बार एसबीआई लेके आइएगा। एसबीआई आज लॉन्ग साइड में भी ओआई गेनर है, 13.5% ओआई एडिशन। प्रकाश सर, एसबीआई पे आपका टेक क्या होगा? एसबीआई आज उतना नहीं चल पाया, बट ये क्लोजिंग काफ़ी अच्छी खासी है, डी हाई के आसपास हो रही है। और प्रकाश सर,
इसने वो अप्रैल सीरीज का हाई काट दिया आज। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली, यहाँ पर लगता है हाई ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन थोड़ा मुझे स्ट्रेच लगता है। ट्रेडिंग स्टिल भी ठीक ही नजर आता है। एसबीआई का 510 का स्टॉप लगा चले तो मुझे लगता है कल तक शायद 520-25 तक देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बाय मोड पर है एसबीआई। यस, एसबीआई मुझे अच्छा लगता है। अगर एसबीआई कार्ड देखें तो वो भी ठीक ही नजर आता है, लेकिन एसबीआई और एसबीआई कार्ड दोनों, आई थिंक एसबीआई इज बेटर। एसबीआई इज बेटर। एसबीआई अगर आप देखें अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा है। याद रखिएगा इस स्टॉक ने आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बात करते करते शायद हमने इस पर बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दी, लेकिन इसने अपना अप्रैल सीरीज का, यानी अब टेक्निकली स्पीकिंग मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 5 महीने के हाईएस्ट क्लस्टर पे एसबीआई। रचना जी, आज आपको भी अगर मैं एक सेकंड थॉट ऐड करने के लिए कहूं तो आपका व्यू क्या होगा? आज दरअसल कैन बैंक के नतीजे भी आए, हालांकि वो थोड़ा सा अगर आप देखें शायद कुछ फ्रंट पे बाजार को पसंद नहीं आया। हमें रेवेन्यू ग्रोथ काफी अच्छी खासी थी, बट एक क्लियर कट डाइवर्जेंस है आज एसबीआई और कैनरा बैंक में। एसबीआई की परफॉर्मेंस देखने के बाद आपका व्यू क्या है रचना जी? जी, एसबीआई ने आज का मूव भी मुझे तो सही लग रहा है। भले वो सुबह थोड़ा गिरा है, लेकिन इंट्राडे डिप से जो उसने मूव दिया है 510 के आसपास से 17-18 तरफ का मूव विद अ लॉट साइज ऑफ 1500 इज अ ह्यूज इंट्राडे मूव। तो दोबारा भी इसमें पोजीशन कैरी करनी हो तो फर्दर एक डिप का इंतजार करना चाहिए। 915 या 14 के आसपास अगर वो आता है, जो कि वो आएगा, तो वहां से एक फर्दर एंट्री बनती है। उस टाइम पे फिर 511 पे एसएल लगा के फिर एक अपस्विंग की उम्मीद बना सकते हैं, जो उसको 520 की तरफ सबसे पहले और उसके बाद 25 की तरफ लेके जा सकता है। एसबीआई आपकी स्क्रीन पर आप देखें अच्छा करता हुआ और डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके क्लोज होता हुआ शानदार मूव इस स्टॉक ने दिया। और एक बार जरा प्लीज आप एक स्टॉक का और मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा जिसमें आज एक कोलैप्स हुआ और वो हुआ था अर्निंग्स के बाद। लेट्स ब्रिंग कोटक महिंद्रा बैंक। राजेश जी, आप कोटक महिंद्रा बैंक को कैसे अप्रोच करेंगे? ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था, जुलाई में सबसे स्ट्रॉन्ग स्विंग देने वाला ये स्टॉक था, आज बैकफुट पे आया। मान लीजिए कि मैं लॉन्ग हूँ यहाँ पे और मैंने आज भी अपनी पोजीशन नहीं काटी और आज का लो है वो है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। राजेश जी, कैसे अप्रोच करना चाहिए? दो भाग में है ये चार्ट, एक है एक टिपिकल प्रॉफिट बुकिंग जो कि हायर शेडो से रिफ्लेक्ट हो रही है और एक है लिक्विडेशन जो कि आज की बॉडी से रिफ्लेक्ट हो रही है। आपकी अप्रोच क्या होगी राजेश जी, अगर मैं लॉन्ग अभी भी होल्ड कर रहा हूं तो? देखिए वीरेंद्र जी, अगर अभी भी यानी एट दिस लेवल ऑफ 1790 आपकी पोजीशन लॉन्ग है तो मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। द रीजन 100 DMA जो था एसबीआई कोटक बैंक का वो है 1780 और अगर आप 10-20 DMA का सपोर्ट देखें तो वो बनता है 1770। तो 1770, 1780 तो ये पूरा जो जोन है ये सपोर्ट का जोन है। तो प्रोबेबली आज आप कह सकते हैं कि एक प्रॉफिट बुकिंग है रिजल्ट के चलते हुए, लेकिन चार्ट देख के उतना टेंशन फ्रैंकली नहीं आता क्योंकि ये सेक्टर ओवरऑल बैंकिंग ही स्ट्रांग है। तो प्रोबेबली एट दिस लेवल आपका जो लॉन्ग पोजीशन है अगर किसी ने लिया है तो बने रहे। आपका स्लाइटली पोजिशनल स्टॉप लॉस होगा 1760, करंट लेवल से 30 रुपए का डाउन साइड का स्टॉप लॉस रखे। अगर वो लेवल कटता है, हिट होता है, तो फिर हम कहेंगे कि यस यहाँ पे फिर फॉलो थ्रू मिलेगा और सेलिंग होगा। तो फॉर मी इट्स अ होल्ड विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1760। चलिए, कोटक महिंद्रा बैंक पॉसिबली अगर आप देखें तो आज का इस सेगमेंट का लास्ट स्टॉक जिसको हमने डिस्कस किया, क्लोजिंग 115 पॉइंट नीचे अगर आप देखें निफ्टी और निफ्टी बैंक करीब करीब 67 अंक नीचे। डायरेक्टर साहब प्लीज एक बार स्क्रीन पे डाउ फ्यूचर्स रखिएगा, एग्जैक्टली डाउ जोन्स फ्यूचर्स। एक चीज़ यहाँ पे कहने लायक है और कहनी भी चाहिए कि यूएस मार्केट में डाउ का जो शुक्रवार का क्लोज था वो था एग्जैक्टली, मतलब क्लोज नहीं, जो लो था वो था 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैंने अगर आज अपना नेगेटिव व्यू शेयर नहीं किया और मैं अगर इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आई एम स्टिल अ बायर अबव 564 एंड 525 दैट इज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उसके पीछे कारण यही है कि मैं अभी भी कन्विक्शन रखता हूँ यूएस मार्केट पे। 100.8 अंक ऊपर फ्यूचर्स, S&P फ्यूचर्स अगर आप देखिए अच्छा खासा तेज ट्रेड करते हुए और नैस्डैक फ्यूचर्स करीब 50 अंक ऊपर हैं। वो शायद एक अगर आप देखें जो शुक्रवार को हुआ वो एक टिपिकल वीकेंड फैक्टर था। खैर, और एक बार यूरोपियन मार्केट्स दिखाइए, यूरोपियन मार्केट्स की क्या हालत है, फुत्सी डेक्स और कैक वहाँ पे सूरत हाल क्या है। और देखिए यूएस फ्यूचर्स में सुबह से लेकर अब तक एक सब्सटेंशियल रिकवरी है। जब हम मुनाफे की तैयारी की शुरुआत कर रहे थे उस वक्त लगभग 50 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे थे। तो कैक लगभग आधा % ऊपर, डेक्स अगर आप देखें करीब करीब 47 अंक ऊपर और फुट्सी लगभग 1/4% आके ऊपर ट्रेड करता हुआ। तो यूरोपियन मार्केट्स और डाउ फ्यूचर्स
हरियाली छाई हुई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हमने शायद अगर आप देखें कुछ हद तक अपने लास्ट वीक के गेंस को सरेंडर किया, बट याद रखिएगा ये सरेंडर बहुत ही एक क्रिटिकल लेवल के ऊपर आया, जिसे कहते हैं आपका कंसोलिडेशन में। आज के टॉप गेनर गिरा, देखिए आज नवीन फ्लोरिन नंबर्स का बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था। ये स्टॉक अपने अगर आप देखें इस दौर के हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे, और आप कह सकते हैं कि सीम्स लाइक इट्स एन ऑल टाइम हाई। याद रखिएगा ये इसका अब तक नहीं, इससे अच्छी क्लोजिंग आई थी एक बार 2 फरवरी को और उससे पहले 23 दिसंबर को, लेकिन ये शायद इसके करियर का सबसे वाइल्ड स्विंग वाला डे था। और मेरे ख्याल से 5, 10, 20 रुपए के फ्रैक्शन से इधर उधर कभी हुआ होगा, लेकिन कैंडल बहुत स्ट्रांग लग रही है। SRF एक दिन के अंतराल के बाद, याद रखिए एक नंबर्स इसके ठीक ठाक थे, थोड़ा सा अगर आप देखें मार्जिन से प्रेशर था, लेकिन नंबर्स ठीक ठाक थे। कोलैप्स हुआ ये फ्राइडे को, अमूमन होता है, आई मीन एक प्रॉफिट टेकिंग की फीलिंग आती है, लेकिन स्टॉक ने अगर आप देखें अपना क्लियर कट मैंडेट दिया, मैसेज दिया, और ये 8 अप्रैल 2022 से जो एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल थी उसको बाइसेक्ट किया इसने। JSPL आज अगर आप देखें प्रिफर्ड कार्यक्रम में एक पिक भी थी, आज इसने अपना 50 डे मच हुआ। JSW स्टील नंबर्स बहुत ख़राब थे, आई थिंक अगर आप वॉल्यूम फ्रंट्स पे देखें और जो इनके फ्यूल एंड पावर कॉस्ट थी, सभी फ्रंट पे देखें नंबर्स बहुत ख़राब थे। और मार्जिन्स आई मीन स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन 13.5% की थी, उससे भी अगर आप देखें श्रिंक होकर 11% के रेंज में आया। बट स्टिल स्टॉक ने एक मैसेज दिया कि जो डैमेज होना था, याद रखिएगा वो अर्निंग्स से पहले ही हो चुका था, नॉट पोस्ट अर्निंग्स। उसके बाद कैनफिन होम्स, टाटा केमिकल, दीपक नाइट्राइट। कैनफिन होम्स में अगर आप देखें NBFC स्पेस में आज काफ़ी अच्छा खासा मूव था। PI इंडस्ट्रीज अच्छा मूव देखे गया। बाकी इंडसइंड बैंक प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में ये एक ऐसा स्टॉक था जिसने आज काफ़ी अच्छा खासा स्विंग दिया। याद रखिएगा डे हाई पे क्लोज हो रहा है, प्लस ये मई, जून, जुलाई की सीरीज के हाईएस्ट क्लस्टर पे जाके क्लोज होता हुआ। और उसके बाद अगर आप एक स्टॉक को और देखें जिसने अच्छी मूव दी आज, वो था एम्फेसिस इन द मिड कैप IT, डे हाई की ट्रैजेक्टरी में जाके क्लोज हुआ। और एक छोटे स्टॉक्स की कैटेगरी में अगर आप GMR इंफ्रा को देखें तो बहुत दिनों बाद इसमें एक हरकत नजर आई। बैकफुट पे कौन कौन से काउंटर्स थे? GSPL आज बैकफुट पे था, डिसाइसिवली बैकफुट पे था। उसके बाद IDFC, रिलायंस अगर आप देखें आज प्रॉफिट बुकिंग के कंप्लीट घेरे में था, और निफ्टी के ना चलने का बड़ा कारण यही था। रिलायंस आज डे लो पर और अपनी उसी ट्रैजेक्टरी में जाकर क्लोज होने की कोशिश करता हुआ, जो कि इसने पोस्ट 1 जुलाई यानी अगर आप देखें विंडफॉल टैक्स वाली खबर के बाद जिस दिन आई थी, एक ट्रैजेक्टरी थी इसकी, वो ट्रैजेक्टरी थी करीब 2440 ऑन द हायर साइड एंड द डाउन साइड करीब 2370 रुपए, ठीक उसके बीच में जाके क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। लॉरस लैब, IGL, डिक्सन, कैन बैंक पोस्ट अर्निंग्स यहाँ पे अगर आप देखें काफी अगर आप देखें प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। कोटक महिंद्रा बैंक ये भी अगर आप देखें प्रॉफिट बुकिंग के दौर में गया। मेट्रोपोलिस, IRCTs, LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC ने एक स्ट्राइक किया था शुक्रवार को अबव 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, लेकिन वो एक फॉल्स ब्रेकआउट साबित हुआ और स्टॉक आज डे लो की ट्रैजेक्टरी में जाके क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। निफ्टी बैंक 36,670 स्टिल अ क्लोज अबव 36,500, जो कि एक रीसेंट पुट राइटर्स का सबसे क्रिटिकल जोन है। निफ्टी की क्लोजिंग आती हुई करीब 16,608 पे, स्टिल अबव 16,600, जो कि पुट राइटर्स का एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन जोन है। और मिड कैप इंडेक्स अगर आप देखें तो आज थोड़ा सा बैकफुट पे था, लेकिन इसे कह सकते हैं थोड़ा सा बैकफुट पे। मार्केट शट आपकी स्क्रीन पे 16,610 पे और निफ्टी बैंक लगभग 36,673 पे। निफ्टी IT अगर आप देखें आज क्लोजिंग बेसिस पे जाते जाते अपनी कैंडल्स ठीक ठाक रही और समझ लीजिए कि करीब 16 अंकों पर बिल्कुल फ्लैट 28,184 के स्तर पर आके क्लोज होता हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशो अगर आप देखें तो थोड़ा सा आज खराब था, आई मीन वेल इन फेवर ऑफ बेयर्स 1694 अगर आप देखें डिक्लाइंस, लेकिन एडवांसेस करीब 1111। ITC अ क्लोज अबव 300, ये अगर आप देखें आज की एक और महत्वपूर्ण स्टोरी थी। शाम को नीरज जी के ट्वीट का करिएगा इंतजार। बहरहाल प्रकाश सर और विकास जी, राजेश जी, संजीव जी, असित जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर राय रखने के लिए। सीधा सौदा के रिटर्न्स को देखते हैं, आज रिटर्न्स कैसी रही और कैसे स्विंग्स मिले हमको। इस क्रम में याद रखिएगा आशीष की टीम आपकी स्क्रीन पर आप देखें सबसे ऊपर है। डी लिंक 20%, नवीन फ्लोरिन करीब 11%, सोनाटा सॉफ्टवेयर लगभग 4% और BL में अगर आप देखें 1.5% का स्विंग मिला। उसके बाद अगर आप नीरज जी की टीम में आए तो नीरज जी की टीम में आज जो खिलाड़ी थे जिन्होंने शानदार मूव दिया इस क्रम में फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज और स्पोर्ट्स किंग और बंधन बैंक अगर आप देखें शॉर्ट कॉल थी। गेल अगर आप देखें बाय कॉल थी, उसमें करीब 4% का स्विंग दिया। फिलहाल इस कार्यक्रम यानी कमाई का अड्डा में इतना ही। आपसे अगली मुलाकात कल सुबह फिर होगी मुनाफे की तैयारी में। डाउ फ्यूचर्स इन ग्रीन, तो आज एक दिन कंसोलेशन में निकल गया। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कल है मंगलवार, अमूमन रहता है अच्छा भारतीय बाजार के लिए। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।